नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस होती क्या है इसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे। देखिए, सीएसएस का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये क्या होती है, इसके जस्ट पहले हमने एचटीएमएल पढ़ा है आपने एचटीएमएल। अब एचटीएमएल पढ़ा है तो उसका वीडियो जरूर देखा होगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। जब आप जाओगे चैनल पे सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन पे, वीडियो में जाओगे और वीडियो में जाने के बाद आप नीचे जाओगे थोड़ा, तो आपको मिलेगा एचटीएमएल 90 मिनट या 95 मिनट के आसपास में आपको कंप्लीट रूप से एचटीएमएल देखने को मिलेगा। तो इसको आप जरूर देखें। इसको देखने के पश्चात ही आप जो है सीएसएस का वीडियो देखना है। अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो भी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसको देख लेना है, इसके बाद जो है सीएसएस का वीडियो देखना है, नहीं तो आपको सीएसएस समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे सीएसएस को जानते हैं। जैसे हमने बात करे थे किसकी, एचटीएमएल की। तो जब एचटीएमएल की हमने बात करें तो एचटीएमएल में कुछ इस प्रकार से हम देखें, ये आप चित्र समझ जाइए। ये हो गया इंसान का कंकाल, मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिए, इंसान टाइप का कब दिखा वो, जब बढ़िया मतलब उसमें बॉडी सारी चीज़ है, उसमें जो कपड़े वगैरह है सारी चीज़ें, इनने यूनिफॉर्म ड्रेस जो भी है पहन लिया, वो सही रूप में इंसान टाइप दिखा। अब वो इंसान टाइप दिख तो गया है, परंतु एक्टिविटी कब करेगा वो, जब यहाँ आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखते एक स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे ही हम इंसान को एक प्रकार से किस प्रकार समझ लेते हैं, एक वेब पेज समझ लेते हैं। इंसान को क्या समझ लेते हैं, एक वेब पेज। अब वेब पेज का जो सिर्फ स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम किसने किया, एचटीएमएल ने। सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद स्ट्रक्चर को हम जो है फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट मतलब सही रूप से वो जो है वेब पेज एक प्रकार से दिखेगा कब, जब वो सीएसएस के साथ में उसमें एचटीएमएल के साथ में उसमें सीएसएस प्लस कर दी जाएगी। सीएसएस मतलब एक प्रकार की स्टाइल अपीयरेंस, यानी दिखेगा कैसे, एचटीएमएल के एलिमेंट किस प्रकार अपना जो है प्रदर्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन कौन करता है, सीएसएस करता है। कौन करता है, सीएसएस करता है। अब यहाँ दिखने बस से काम नहीं होगा। जब अगर ऑनलाइन कोई यूज़र आए और अगर कोई एंट्री फिल करे, कुछ बटन पे सबमिट करे, कुछ उसको मैसेज आए, या फिर कुछ इंटरेक्टिव टाइप का हो कि भाई अगर कुछ एक्टिविटी हो रही तो उसके रिप्लाई में भी कुछ एक्टिविटी हो, तो उस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए हमको HTML CSS उसके साथ में जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि आपको CSS क्यों जरूरी है। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमने फॉर्मेटिंग यानी कि उसको सही रूप से दिखाने का काम किसने किया, CSS ने। और उसको एक्टिविटी या उसमें डायनेमिक रूप लाने का काम किसने किया, जावास्क्रिप्ट ने। तो हमने HTML कंप्लीट रूप से जान लिया है। ठीक है, 100 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब हम जो है CSS को जानेंगे, इसको भी लगभग उतने ही देर में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम कुछ बेसिक चीज़ें जावास्क्रिप्ट की जानेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम जो है डेवलपमेंट का काम करेंगे सीधे, वेब डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं। और वेब डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो के अभी जो है 2022 यानी कि 2022 वाला विजुअल स्टूडियो अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक पेज रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया आपका इंडेक्स पेज, और यहाँ इसको रन कर लेते हैं हम सीधे ब्राउज़र पे। देखिए व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि जो भी वेबसाइट है, वेब पेज है, वो हमेशा ब्राउज़र में ही रन होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए आपका जो वेबसाइट है मतलब एक प्रकार से स्ट्रक्चर बाकायदा काम कर रहा है, और दिख भी रहा है कि एक वेबसाइट टाइप का दिख रहा है। जैसे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो रीड मोर, सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें अभी आपको HTML के साथ में CSS भी है, पर अगर HTML के साथ में CSS नहीं रहेगी, जैसे मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए, और इसको मैं रन कराता हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखते हैं, एक मिनट। जैसे ये CSS मैं हटा देता हूँ यहाँ से, किसको, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और यहाँ से मैं CSS को हटा देता हूँ। ये CSS हटाया और फिर रन किए। देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगी ये जो है, जो लिंक नाम से जो टैग दिए हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी स्टाइल सीट है। अब मैं यहाँ से सारी स्टाइल सीट को क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, यानी कि उसको हटा देते हैं। वहाँ से जो CSS है उसको हटा दे रहे हैं। और CSS को हटाने के बाद जब हम रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम वेब पेज में चलते हैं
तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। पर यदि हम वहाँ पे CSS ला देते हैं और CSS लाने के बाद अगर जाएंगे तो आपको जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। तो ध्यान से देख सकते हैं आप कि CSS का कितना इम्पोर्टेंस है किस में, वेब पेज में या किसी वेबसाइट में, क्योंकि वेब पेज से मिलकर ही वेबसाइट बनती है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप यहाँ चलिए और यहाँ पे चल के आप देखोगे तो इसमें देखिए आपको ये जो है अभी एक डेमो वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें CSS कंप्लीट रूप से है। जैसे मान लो आपको कुछ क्वेरीज वगैरह करना है, देखो सेंड की बटन भी दी है, मतलब जावास्क्रिप्ट भी काम करेगी। तो ये सारे जो है सिस्टमेटिक दिख रहा है। पर मान लो यहाँ पे देखिए जो लिंक है, लिंक एक स्टाइल होती है जो कि एक्सटर्नल स्टाइल होती है। अभी हम स्टाइल सीट के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया, जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फोटोज दिख रही, टेक्स्ट दिख रहा है, पर जो फॉर्मेटिंग है उसकी जो व्यवस्थित रूप से वो दिख रही थी वो नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ से हमने CSS गायब कर दिए, CSS नहीं है। तो CSS नहीं रहेगी तो आपको पता है एक वेब पेज टाइप का नहीं दिखेगा। परंतु अगर CSS ला देते हैं तो वेब पेज बहुत ही आकर्षक हम बना सकते हैं। तो आपको CSS की इंपॉर्टेंस पता चल गई। अब हम CSS को एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, हमने CSS के बारे में बेसिक चीज़ें देखें और जो क्या होती है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होती है, और कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने का काम, मतलब स्केलेटन सिस्टम बनाने का काम किसने किया? HTML ने। HTML के साथ में अगर हम CSS को प्लस कर देते हैं तो एक सही रूप में इंसान टाइप दिखेगा। और HTML CSS के साथ अगर जावास्क्रिप्ट प्लस कर देते हैं तो वो एक्टिविटी भी करेगा, जैसे कि बोलना है, चलना है या घूमना फिरना, जो भी है वो एक्टिविटी करना चालू कर देगा। किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अब मुझे बताइए कि अगर किसी को वेब पेज बनाना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है इसमें? क्या CSS बस की है, क्या HTML बस की है, क्या जावास्क्रिप्ट की है? तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो HTML की है। क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रक्चर बनेगा, पर सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा, वेब पेज नहीं बनेगा। तो आपको क्या जरूरी है? CSS। तो CSS से एक वेब पेज टाइप का दिखने लगेगा। इसका मतलब CSS की इंपॉर्टेंस सेकंड नंबर पे है। पर क्या वेब पेज दिखने बस से काम होगा क्या? स्टैटिक वेब पेज की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो जो है डायनेमिक होना चाहिए। तो वेब पेज डायनेमिक कब होगा? जब उसमें हम जावास्क्रिप्ट को प्लस करेंगे या किसी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके उसमें एक्टिविटी को जोड़ देंगे। तो ये सारे काम हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो हम सीधे वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम ASP.NET एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन होता है। इसमें सर्वर की ज़रूरत भी पड़ती है। सर्वर जो होता है आपका IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे CSS बेसिक की, तभी हम उस एप्लीकेशन में काम कर पाएंगे। मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखिए विजुअल स्टूडियो है। इस एप्लीकेशन में हम पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं CSS में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम जो है बेसिक रूप से उसकी इंट्रोडक्शन यानी कि उसका परिचय देखेंगे, ठीक है। सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स मतलब आप CSS लिखने के लिए किस प्रारूप का उपयोग करते हैं। एक प्रारूप होता है ना, एक स्ट्रक्चर, कि भाई जिसके थ्रू आप CSS को लिखते हैं उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। फिर है प्लेसमेंट या इंक्लूजन। प्लेसमेंट का मतलब जब आप HTML उपयोग करें हैं तो HTML में CSS को कितने तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट, यानी कि इंक्लूजन, जोड़ना। CSS के जो भी चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, जो एट्रीब्यूट्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें आपको HTML फाइल में जोड़ना होता है। क्योंकि CSS प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, यानी कि HTML के साथ ही यूज़ होगा। जैसे जावास्क्रिप्ट भी HTML के साथ ही यूज़ होगा। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट, जैसे आप अगर कलर वगैरह देते हैं या फिर आप जो है बॉर्डर वगैरह देते हैं तो उसकी मेजरमेंट किस प्रकार करोगे, आप विड्थ और हाइट देते हैं तो उसकी मेजरमेंट किस प्रकार करोगे, ये सारी चीज़ें यूनिट होती है। जिस प्रकार हमारे पास में कोई भी मटेरियल होता है उसको मापने के लिए किलोग्राम, मीटर, लीटर, दुनिया भर की चीज़ें होती है यूनिट, उसी प्रकार यहाँ पे भी मापने के लिए सेंटीमीटर है, परसेंट है, पॉइंट है, पिक्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। उनके बारे में भी एक ओवरव्यू देखेंगे। कलर देखेंगे। कलर 3 प्रकार के होते हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे आप कुछ चीज़ लिखते हैं यानी कि टेक्स्ट कलर, उसके पीछे आप कलर लाएंगे यानी कि बैकग्राउंड कलर, उसके आसपास कलर लाना यानी कि बॉर्डर कलर। 3 कलर हम यहाँ पे बात करेंगे। कलर की प्रॉपर्टी किस किस प्रकार देते हैं हम। फिर हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। तो आपको पता है बैकग्राउंड में आप कलर भी ला सकते हैं, आप इमेज भी ला सकते हैं। इमेज लाए है तो उसकी पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप फ़ॉन्ट निर्धारित कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट फैमिली है कि भाई एरियल देना है, टाइम्स न्यू रोमन देना है, सेंस सेरिफ है, डिस्प्ले है, स्क्रिप्ट है, सारे प्रकार के फ़ॉन्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। टेक्स्ट पे बात करेंगे, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट की इंडेंट क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आ जाती है। फिर बात करेंगे इमेज की, तो इमेज आप लाते हैं तो इमेज की हाइट और विड्थ निर्धारित करते हैं, ठीक है, उसकी बॉर्डर है, 3-4 चीज़ें यहाँ पे होती है। फिर आप जो है HTML के अंतर्गत लिंक देते कि नहीं, लिंक किस टैग से होता है, ए टैग से, आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें हम CSS के अंतर्गत कि भाई एक्टिव रहेगा कब, कौन सा कलर रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं विजिट हो गया है, उसके बाद आवर है, ठीक है। उसके बाद आप जो है एक प्रकार से हम देख सकते हैं उसकी लिंक का कलर क्या होना चाहिए। बॉर्डर हम बात करेंगे तो बॉर्डर में हम बात करेंगे उसका बॉर्डर की स्टाइल होती है। बॉर्डर की स्टाइल मतलब सॉलिड हो सकती है, सॉलिड मतलब टूटा फूटा नहीं, डैश डैश हो सकती है, और उसके अलावा आप डैश डैश के अलावा और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर है मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है जैसे एक हमने डिप बनाया और एक डिप से दूसरे डिप की जो दूरी है इसको बोलते हैं मार्जिन, पर इसके अंदर हमने लिखे क्या, टेक्स्ट। क्या लिखे, टेक्स्ट। इस टेक्स्ट की अंदर से दूरी जो है वो कहलाती पेडिंग। तो मार्जिन और पेडिंग के बारे में बात करेंगे। लिस्ट देखेंगे, ठीक है। हालांकि लिस्ट हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने HTML में पढ़ ली, पर उसकी स्टाइल वगैरह फॉर्मेट करना देखेंगे, जैसे कि उसकी टाइप क्या होते हैं, जिससे हमने अलग अलग प्रकार के देखे, डिस्क है, 1 2 3 है, बहुत सारी चीज़ें। आउटलाइन की बात करेंगे, देखिए बॉर्डर जो होती है आउटसाइड मतलब बॉर्डर आसपास होती है, बॉर्डर के बाहर जो चीज़ें दी जाती है वो होती है आउटलाइन। फिर बात करेंगे डायमेंशन की, यानी कि हाइट विड्थ हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी, डायमेंशन। तो ये हमारा एक इंडेक्स है, इसके बारे में हमको कंप्लीट रूप से जाना आने वाले जितना भी देर लगेगी हमको CSS पढ़ने में उसमें। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, जो CSS है वो हम बात कर रहे हैं किसकी। तो ये सबसे पहले अगर बात करूँ मैं इंट्रोडक्शन, तो यहाँ अगर देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या है, CSS का पूरा नाम आपको पता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ये तो हमने बात कर लिए। इसका पूरा नाम पूछा जाएगा तो एक प्रकार की स्टाइल सीट है जिसका पूरा नाम क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। ये क्या करती है, HTML एलिमेंट आप लिखते हैं, HTML एलिमेंट किसे बोलते हैं बताइए मुझे। HTML एलिमेंट H1 लिखे आपने और यहाँ H1 को क्लोज कर दिए, बीच में आप लिखते हैं कोई भी चीज़ें, टेक्स्ट लिख दिए, तो ये कंप्लीट रूप से क्या है, HTML एलिमेंट कहलाता है। स्टार्ट टैग, एंड टैग और टेक्स्ट, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, HTML एलिमेंट। इस एलिमेंट को डिस्प्ले कैसे कराना है वेब पेज में, यही डिस्क्राइब करने का काम होता है CSS का, समझ गए। जो भी टैग हम HTML में लिखेंगे उस टैग को किस प्रकार डिस्प्ले किया जाएगा, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको डिफाइन कौन करता है, CSS करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में आप देख सकते हैं कंट्रोल, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, स्पेसिंग, लेआउट, बैकग्राउंड, इमेज, कलर। तो जितने भी मैंने इंडेक्स में बताया उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, CSS करता है। CSS ईजी है, मतलब समझने में ईजी है, पढ़ने में ईजी है, सीखने में ईजी, सारी चीज़ में ईजी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इट्स प्रोवाइड पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब HTML डॉक्यूमेंट पर प्रेजेंटेशन कैसे करना उसके लिए एक प्रकार का कंट्रोल इसके पास होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए CSS जो है अभी HTML के साथ में यूज़ होती है और ज़्यादा जो है एक्सटेंसिबल यानी कि डायनेमिक HTML के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। फ़ायदे की अगर बात करें तो जब हम HTML में फॉर्मेटिंग करते थे तो हमको हर एक टैग के साथ फॉर्मेटिंग करना होता था, जबकि इन सभी टैग के लिए कॉमन स्टाइल सीट हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो CSS फाइल में हो सकती है या फिर वो HTML के अंदर ही हेड के अंदर हो सकती है। तो हमको एक ही बार डिफाइन करना है, जब आपको एक बार डिफाइन करना है कोई चीज़ के लिए तो बार बार की मेहनत बच गई, यानी टाइम भी बच गया। तो CSS जो है टाइम को सेव करता है, यानी कि टाइम को बचाता है। पेज लोड फास्ट हो जाता है, जब आप हर एक टैग में कोडिंग करते थे तो बहुत ज़्यादा कोडिंग हो जाती थी, जब बहुत ज़्यादा कोडिंग होगी पेज का जो साइज़ है बढ़ेगा और साइज़ बढ़ेगा तो लोड टाइम भी बढ़ेगा। पर हम CSS में जो है एक ही बार लिख रहे हैं तो कोडिंग कम हो रही है, कोडिंग कम हो रही है, साइज़ भी कम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, पेज काफ़ी तेज़ी से लोड हो जा रहा है। और इसके साथ एक और फायदा ये है, आप मल्टीपल वेब पेज बनाते हैं, देखिए कॉन्टेक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है, बहुत सारे आप वेबसाइट में पेजेस देखे होंगे। उन पेजेस को अगर बात करेंगे तो उन सभी पेजेस के लिए कॉमन स्टाइल सीट बनाई जा सकती है। इसका मतलब स्टाइल सीट जो है और ज़्यादा मतलब आपको क्या करती है, साइज़ को कम करने का काम करती है, जो आपकी वेबसाइट है, कंटेंट है उसका।
मेंटेनेंस इजी हो जाता है। जब कोई चीज़ फॉर्मेट करना है तो एक ही स्टाइल सीट होती है, एक स्टाइल सीट में फॉर्मेट करो, सारे वेब पेज में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है, मास्टर स्टाइल सीट जो होती है। तो मेंटेनेंस भी काफ़ी इजी हो जाता है। कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई फॉर्मेटिंग मिस्टेक है तो आपको एक ही स्टाइल सीट में एडिट करना है। इससे क्या होता है, ईजी मेंटेनेंस होता है। अब क्रिएट और मेंटेन कौन करता है, तो आपने www का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना, www। तो www को हम सीधे बोल सकते हैं W3। W3 मतलब 3W, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। यही मुख्य है टिम बर्नर ली के द्वारा। और कंसोर्टियम होती है, देखिए यहाँ लिखा भी है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जैसे ISO सर्टिफाइड होता है कि नहीं सिस्टम, उसी प्रकार W3C इसी के द्वारा इसको क्रिएट, और इसके अंदर मेंबर है उनके द्वारा, मतलब एक टीम होती है इनकी, इसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, पहला जो CSS की अगर बात करें, CSS1 W3C के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था 1996 दिसंबर के अंतर्गत। सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग मॉडल था, पर CSS2 में इसको अपग्रेड करके बना दिया गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमको अपग्रेड मिली। और अभी वर्तमान में देखें तो हमको CSS3 पढ़ना है, ठीक है, जो काफ़ी एडवांस है। ऐसे ही HTML शुरू हुआ है HTML1 से, पर हम अभी क्या पढ़े थे, HTML5 पढ़े थे हमने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है उससे पुरानी वाली, और कुछ चीज़ें अपग्रेड कर दी गई है। ठीक, चलिए यहाँ हम बात करते हैं कुछ सिंटैक्स की। CSS लिखने के लिए जो प्रारूप यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, सिंटैक्स। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे पहली चीज़ होती है सेलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी, तीसरा होता है वैल्यू। तो हम सीधे यूज़ करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक समझा भी देता हूँ आपको। जब हम कोई मान लो यहाँ H1 लिए, हमने H1 लिए और यहाँ हमने लिख दिया क्या, टेक्स्ट, और H1 को क्लोज भी करना होता है। ठीक है, तो H1 क्या हो गया, H1 हो गया HTML एलिमेंट, और इसी के नाम से क्या डिफाइन करेंगे हम, स्टाइल सीट, इस प्रकार करली ब्रैकेट में। तो H1 यहाँ पे क्या हो गया, सेलेक्टर, जो एलिमेंट है वो हो गया सेलेक्टर। अंदर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी और उसके बाद वैल्यू, मतलब जैसे कि टेबल, टेबल भी हमारा HTML एलिमेंट है। टेबल के नाम से हमने क्या बना लिए, एक सेलेक्टर बना लिए, और करली ब्रैकेट शुरू करके उसकी बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर जो हो गई हमारी एक प्रकार की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एट्रीब्यूट होता था वैसे ही प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टी को लिखने के पश्चात, मतलब उसकी वैल्यू देने के लिए हमको कॉलन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, कॉलन, दो डॉट जो लगते हैं उसे कॉलन बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है वो एक से अधिक हो सकती है। जैसे कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो 1 पिक्सल होगी, 5 पिक्सल भी हो सकती है। उसका जो स्टाइल है वो सॉलिड रहेगा, यानी कि कटा पटन रहेगा। ये डैश डैश भी हो सकता है, डॉट डॉट भी हो सकता है। उसका कलर क्या रहेगा, जब आप ये वैल्यू दे देते हैं उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, और सारी प्रॉपर्टी लिखने के पश्चात आपको करली ब्रैकेट लगाना है। तो ये कंप्लीट रूप से आपका क्या हो गया, एक प्रकार से सिंटैक्स हो गया। मतलब जब आप CSS में काम करोगे तो कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिंटैक्स में 3 मुख्य चीज़ें देखी हमने। सेलेक्टर, जो कि नाम होता है जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने बनाया है उसका नाम। ठीक है, सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे। फिर होती है प्रॉपर्टी, सेलेक्टर के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम चाहते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, और उसके क्या क्या चाहते हैं उसमें जो देते हैं वो होती है वैल्यू, जैसे कि यहाँ हमने बात करें। तो चलिए हम सीधे उपयोग करके देखते हैं। ये हम बंद कर देते हैं, जो मैंने समझाने के लिए उपयोग किया था आपको, इनको बंद कर देते हैं, और यहाँ हम चलते हैं सीधे हमारा वेब पेज खोल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसका उपयोग भी बताया था, और उसको उपयोग कैसे करना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दिया हूँ आपको। देखिए VS कोड, यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोड एडिटर है, ये कोड एडिटर है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ साथ और अन्य कोडिंग भी इसमें कर सकते हैं, जैसे पाइथन है, ठीक है, PHP है, इन सभी की कोडिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में, और आप इसका उपयोग करना सीख जाइए। और आपको HTML का वीडियो देखना उसके बाद, और उसके बाद अभी जो है CSS में पढ़ रहा हूँ वो देखना है। तो सीधे हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे VS कोड को ओपन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे VS कोड, देखिए विजुअल स्टूडियो कोड इसका नाम है पूरा, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए यहाँ जो पहले से बनी होती है टैब के रूप में मिलती है हमको सारी फाइल्स। हम न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू बनाएंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू, देखिए न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल बनाना Ctrl+N, परंतु न्यू फाइल बनाना है तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा Ctrl+N। ठीक, Ctrl+Shift+N इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फाइल बनाने के लिए, पर हम सीधे चलते हैं और यहाँ पे न्यू विंडो खोल लेंगे। और न्यू विंडो नहीं खोलना, हमको न्यू टेक्स्ट फाइल बनाना।
न्यू टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाकर सेव करना। देखिए लिखा है, फाइल में गए, सेव कर दिए। अब एक फोल्डर निर्धारित कर लेना है कि कहाँ आप फाइल बनाना चाहते हैं। तो हमारा फोल्डर ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट है, वेब पेज 1। यहाँ हम बना लेते हैं CSS प्रैक्टिस के नाम से, CSS practice .html। क्या कर लेते हैं, CSS practice .html। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आपको ध्यान देना है, यहाँ देखिए लिखा आ गया है CSS practice .html और उसमें एक आइकॉन भी बन गया। यानी कि जब भी आप वेब पेज फाइल बनाओ उसको आप सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सारे काम करना है। आप यहाँ ये एक्सप्लोर बटन पे भी क्लिक करोगे तो पहले से जितने भी वेब पेज में काम किया उनके लिस्ट भी आपको नज़र आएगी। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं और सीधे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेके आ जाते हैं। आपको पता है स्ट्रक्चर कैसे लाते हैं, ये एक्सप्लेनेशन जो चिन्ह होता है उस पर हम एंटर करेंगे लाकर, और ये जो सारे कोड है इनको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए काम के नहीं होते। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह ये जो है HTML5 को दर्शाता है, डॉक टाइप, और ये हमारा लैंग्वेज को दर्शाता है। हम डॉक्यूमेंट में जो टाइटल देते हैं HTML में हमने सीखे हैं, हम यहाँ CSS एग्जाम्पल करके टाइटल दे देते हैं और यहाँ इसको सेव करना है। Ctrl+S आप करते जाइए या फिर फाइल मेनू में जाके सेव करते जाइए। ये तो आपको पता है बेसिक रूप से, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पता होती है। बेसिक चीज़ें नहीं पता तो आप बेसिक वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम सीधे लिखते हैं H1। क्या लिखते हैं, H1, और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। इस प्रकार से हमने लिख दिए दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। इसको Ctrl+S करना है और आप राइट क्लिक करके आपको रन कराना। देखिए राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद लाइव सर्वर मिलेगा आपको। लाइव सर्वर नहीं मिलता है तो आप BS कोड में जाकर देखोगे तो लाइव सर्वर वाला जो ऑप्शन है मैंने बताया, जैसे एक्सटेंशन में जाते हैं और यहाँ आपको लिखना लाइव सर्वर BS कोड के अंदर, ठीक है, और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। चलिए राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, इस प्रकार से हमने ओपन करे और आपको ध्यान देना है यहाँ पे देखिए ये जो है दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, ये तो HTML का काम हो गया, पर इसको फॉर्मेट कैसे करें। फॉर्मेट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है CSS की, और CSS 3 कैटेगरी में उपयोग की जाती है। कितने कैटेगरी में, 3। एक तो होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। चलिए बात करते हैं उनकी। पहले तो हम यहाँ पे उपयोग करके बताता हूँ आपको। स्टाइल नाम से हमने उपयोग करे थे HTML में, आपने देखा होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, कलर, इसका कलर, और कलर लेने के बाद इसका कलर रेड कर देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। देखिए यहाँ सेलेक्टर आपका यही हो गया, सेलेक्टर आपका क्या हो गया ये, पर आपको सेलेक्टर मैं बताऊंगा अभी कैसे यूज़ करना है। ये तो इनलाइन हो गई, इनलाइन में आपको सेलेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसी के अंदर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है स्टाइल, जो कि हमने HTML में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप Ctrl+S करोगे और इसमें जाओगे हमारे पेज में, तो आपको रन होता हुआ नज़र आएगा। आप चाहते हैं कि साइड में ही रन हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इस पेज को साइड में कर दिए आधा और इस पेज को आधा इस साइड में कर दिए, तो आपकी कोडिंग एक साइड हो गई और आपका पेज एक साइड हो गया, ठीक है। चलिए कोडिंग इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कोडिंग आपकी साइड में छिप जा रही है, उसके लिए आपको कहाँ जाना है, जो मीनू होते हैं, मीनू में आपको दिखेगा व्यू और व्यू में दिखेगा वर्डरैप। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। चलिए ये तो कलर हमने दे दिए, कलर के बाद हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। इस प्रकार से बैकग्राउंड कलर दे दिए, और बैकग्राउंड कलर आप लाइट ले लो कोई भी इस प्रकार से, और Ctrl+S जैसे करें यहाँ बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, CSS जो है किसी भी एलिमेंट को, HTML के एलिमेंट को फॉर्मेट करने का काम करेगी। चलिए यहाँ पे हम जो है इसी स्टाइल को दूसरे प्रकार से देकर देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं H2 लिख देते हैं दिस इज़ माई सेकेंड हेडिंग। इस प्रकार से हमने लिख लिए। अब इसको सेव करें तो इसमें कोई स्टाइल नहीं है, पर एक स्टाइल सीट आपकी हेड के अंदर दी जाती है टाइटल के नीचे, और उसको स्टाइल टैग के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने स्टाइल टैग लिए। देखिए स्टाइल टैग स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, इसके अंदर हमको लेना है, जैसे मान लो आपको H2, तो H2 आपने ले लिए, और ये हो गया आपका सेलेक्टर। सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे। ये हो गया आपका H2 क्या, सेलेक्टर, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखना होता है वो कर्ली ब्रैकेट और एंड, यानी कि स्टार्ट और एंड दोनों के बीच में लिखना होता है। तो आपको पहले देना है कलर, जैसे आपने इसमें दिए थे, इसका कलर कर दीजिए क्या, ब्लू, इसका कलर आपको ब्लू करना है, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के एंटर करो। इसका बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। दो चीज़ें, दो शब्द आ जाते हैं तो डैश लग जाता है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर आप ले लीजिए, जैसे आप ले सकते हैं लाइट ले लीजिए, लाइट आपको देखिए इस प्रकार से लाइट ग्रीन ले लेते हैं।
उसके बाद इसकी बॉर्डर भी ले सकते हैं हम, ठीक है। लाइट ग्रीन हमने लिए, एंटर, और यहाँ पे हमने ले लिए बॉर्डर। क्या ले लिए? बॉर्डर। और बॉर्डर कैसी ली जाती है देख सकते हैं आप, 2 पिक्सल ले लिए। 2 पिक्सल लेने के बाद आप जो है इसका सॉलिड मतलब बॉर्डर कितने प्रकार की होती है अलग अलग हम देख सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। और उसका कलर क्या होना चाहिए, देखिए 2 पिक्सल, उसका साइज हो गया मतलब विड्थ, उसका प्रकार सॉलिड हो गया। और बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर का कलर आप कर दो ग्रीन। क्या कर दो? ग्रीन। जब हम सेव करेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है ये स्टाइल शीट भी काम की है। जैसे देखिए हमने एक स्टाइल शीट उपयोग करे हैं टैग के अंदर। टैग के अंदर मतलब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे टैग मतलब समझ सकते हैं जो हमारा एलिमेंट होता है। एलिमेंट के स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट टैग में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिए, उसके बाद इक्वल लगा के डबल कोट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी लेना वो ले लिए। प्रॉपर्टी लिए, कॉलन लगाए, फिर वैल्यू लिए, सेमी कॉलन लगाए, बंद करे, फिर प्रॉपर्टी लिए, फिर सेमी कॉलन कॉलन, और फिर आपकी वैल्यू और सेमी कॉलन। ऐसे ही आपको जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, पर यहाँ लेने में आपको बहुत सारा जो है आपका कोडिंग में क्या होगा, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कोडिंग की संख्या कम हो, तो उसके लिए हम थोड़ा काम अच्छा कर लेते हैं कि इंटरनल, यहाँ देखिए हेड के अंदर एक स्टाइल शीट उपयोग करते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। इंटरनल में भी पेज में जो है बहुत ज़्यादा कोडिंग हो जाएगी, उसी के लिए एक और स्टाइल शीट लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो टैग है उसकी। तो तीसरा टैग हम ले लेते हैं क्या, H3। H3 ले लेते हैं, दिस इज़ माय थर्ड हेडिंग। क्या ले लेते हैं? थर्ड हेडिंग। इसमें किसी भी प्रकार की स्टाइल नहीं है, अभी दिख रहा है आपको। तो इस स्टाइल को हम जो है बाहर से लेकर आते हैं। बाहर से कैसे लाएंगे, एक फाइल मेनू में जाकर हम जो है न्यू फाइल बना लेते हैं, और न्यू फाइल को हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल माई स्टाइल डॉट सी एस एस। क्या नाम से कर लेते हैं, माई स्टाइल डॉट सी एस एस, और फोल्डर वही जहाँ आपने वेब पेज सेव करा है। जैसे हमने सेव करे तो देखिए सी एस एस फाइल बन गई। अब यहाँ हम सीधे कर लेते हैं H3, जैसे हमने वहाँ पे H2 H1 जो भी करे थे। इसका कलर हम कर लेते हैं, जैसे एक का कलर हमने रेड दे दिए, एक का कलर ब्लू दे दिए, और एक का कलर हम दे देते हैं क्या, चलिए इसका कलर दे देते हैं ग्रीन, लाइट ग्रीन दे देते हैं। क्या देते थे? लाइट ग्रीन। और इसके बैकग्राउंड का कलर हम और कुछ दे देते हैं। चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम जो है ब्लैक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ब्लैक। और इसकी बॉर्डर देना है तो देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसको हम सेव करते हैं फाइल में जाकर, जब इसको सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो कोई मतलब नहीं, देखिए हेडिंग आई क्या, नहीं। तो आप ध्यान से देखिए हम जो है माई स्टाइल डॉट सी एस एस अलग फाइल है और आपकी सी एस एस प्रैक्टिस अलग फाइल है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए उस सी एस एस फाइल को यहाँ पर लाना होता है। कैसे लाएंगे, जो टाइटल दिख रहा है ना, टाइटल के जस्ट नीचे आपको लगाना है लिंक टैग। क्या लगाना है? लिंक टैग। और लिंक में एक एट्रीब्यूट होता है href, जहाँ पे आपको देना है माई स्टाइल डॉट सी एस एस। ये कब आएगी, जब आपका फोल्डर सेम हो, मतलब HTML का फोल्डर भी, HTML वेब पेज भी वहीं हो, CSS भी वहीं हो। तो इस प्रकार से एक और इसका एट्रीब्यूट होता है रिलेशन। रिलेशन किस टाइप का है? स्टाइल सीट टाइप का है, ठीक है, स्टाइल सीट। उसके बाद आपका जो टाइप है, टाइप भी आपको देना होता है टेक्स्ट या फिर CSS। ये देने के बाद आप जो है इसको बंद कर दीजिए। जैसे आपने सेव करे तो जो CSS हमने एक्सटर्नल लिए थे वो आ गई कहाँ पे, इस वेब पेज में। इस वेब पेज में आ गई तो वो काम करना भी शुरू कर दी। तो यहाँ 3 लिए हमने, तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो पहला है, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग यूजिंग इन लाइन CSS, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इंटरनल CSS, ठीक है। और थर्ड में लिख देते हैं हम क्या, यूजिंग एक्सटर्नल CSS। जब हम इसको सेव करते हैं, देखिए दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग यूजिंग इनलाइन CSS, क्योंकि उसी एलिमेंट के अंदर हमने कोडिंग लिखे थे फॉर्मेटिंग की। दिस इज माय सेकेंड हेडिंग यूजिंग इंटरनल CSS। ये कहाँ लिखी गई है? इंटरनल आपकी हेड सेक्शन में लिखी जाती है स्टाइल टैग के साथ में, और अंदर वही सिस्टम है पूरा। दिस इज माय थर्ड हेडिंग यूजिंग एक्सटर्नल CSS। ये कहाँ लिखी जाती है? ये अलग से CSS फाइल बनती है .css के नाम से, मतलब कोई भी नाम दे दो .css, और उसको लिंक टैग के नाम से हमको कॉल करना होता है हेड सेक्शन में, तब ये काम करती है। तो आपको 3 चीज़ें समझ में आई। चलिए थोड़ी सी बात जान लेते हैं इसके लिए। यहाँ देखिए हमने प्लेसमेंट के बारे में अभी जाने, तो प्लेसमेंट में हमने देखे हैं कि देखिए यहाँ पे इनलाइन यानी कि HTML एट्रीब्यूट के अंदर ही हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, मतलब एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया इक्वल, और डबल कोट के अंदर प्रॉपर्टी लिखे, वैल्यू लिखे,
फिर देखिए यहाँ आप सेमीकोलन लगा सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए, और ये जो है कॉलन। उसके बाद और ज़्यादा लिखना तो और लिख सकते हैं, तो ये सारा काम यहीं कहीं हो जाएगा। पर इंटरनल यूज़ करना है तो आपको जहाँ H1 यूज़ किए वहाँ पे नहीं, हेड सेक्शन में आपको स्टाइल टैग लगाना होता है और वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने लिखा, ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखे सेलेक्टर, अंदर आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, देखिए वैल्यू और प्रॉपर्टी, ठीक, और बंद करके स्टाइल टैग बंद। एक्सटर्नल में हमने डॉट CSS से फाइल बनाए और हेड सेक्शन में आके लिंक टैग के नाम से इसको कॉल कर लिए। ठीक है, तो ये तीन हमने प्लेसमेंट देखे। आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं सेलेक्टर की। सेलेक्टर का मतलब होता है कि जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं, अभी लिखे थे क्या H1, और हम लिख देते हैं H2, या फिर हम टेबल बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके जो एलिमेंट है वो प्री डिफाइन है। कैसे है? प्री डिफाइन। पर मान लो प्री डिफाइन ना हो तो भाई, अगर कोई चीज़ आप उपयोग कर रहे हैं, मान लो HTML में एक यूज़ होता है डिव। क्या यूज़ होता है? डिव। डिव मतलब होता है एक बड़ा पार्ट होता है, बड़े पार्ट को छोटे छोटे खंड में बांटना क्या कहलाता है? डिव, यानी डिवीज़न, छोटे छोटे पार्टीशन। तो डिव यूज़ होता है, और डिव बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि मेन डिव भी हो सकता है, सब डिव हो सकता है, इनर हो सकता है, बहुत सारे। तो उनके लिए हमको क्या एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा? नहीं। तो ये जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो एक निश्चित टैग के लिए यूज़ होता है, मतलब जो प्री डिफाइन है। हम सभी के लिए यूज़ करना चाहते तो स्टार लगा के यूज़ कर सकते। कैसे? स्टार लगाए, करली ब्रैकेट, अंदर जो भी काम करना है बंद कर दी, ये सारा काम जो है सभी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है क्लास का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप यूज़ देख लेते पहले। ग्रुपिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखिए अभी क्या लिख रहे थे, यहाँ देखिए आपने अभी टेबल टैग लगाए, तो जो भी अंदर लिखे करली ब्रैकेट में वो किस में अप्लाई होगा? टेबल के अंदर, जो भी हमने टेबल बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने टेबल बनाए। परंतु यदि कॉमा लगा लगा हम बहुत सारे दे देते हैं और अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख देते, तो वो उसे बोलते हैं ग्रुपिंग। यानी कि H1, H2, H3, इन तीनों में करली ब्रैकेट लगा जो भी हम लिखेंगे तीनों में अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? तीनों में अप्लाई। दो चीज़ और एक्स्ट्रा होती है जिसे हम बोलते हैं एक आईडी। आईडी का मतलब होता है जैसे आपके आधार कार्ड नंबर होता है वो आपकी आईडी हो गई, वोटर आईडी हो गई, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो आपकी आईडी हो गई। पर एक बात बताइए मुझे, जो आईडी है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे आईडी है, ये आईडी है, आईडी एक पर्सन को दे दी है, मतलब एक पर्सन की क्या है? एक आईडी। क्या यही आईडी दूसरे पर्सन की होगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही आधार कार्ड दो व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति का एक आईडी क्या होगा? एक व्यक्ति की एक आईडी। उसी प्रकार अगर हम डिप देते हैं और डिप को आईडी प्रोवाइड करते हैं तो इसकी एक ही आईडी होगी। दूसरी डिप अगर लेंगे तो दूसरी डिप के लिए दूसरी आईडी होगी, तो ये आईडी यहाँ पे उपयोग नहीं होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं क्लास। क्लास एक से अधिक डिप की हो सकती है, एक ही। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, आपने क्लास सुना, 10, 12 जो भी, एक ही क्लास से संबंधित बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर उनका आईडी कार्ड जो होगा वो सेपरेट सेपरेट होगा। तो आप सिंपल अंतर समझ गए होंगे कि जो क्लास है, क्लास का उपयोग एक से अधिक एलिमेंट में किया जा सकता है, परंतु आईडी का जो उपयोग है एक ही एलिमेंट में किया जाएगा। क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉट सिंबल का उपयोग करके क्लास डिफाइन करते हैं, और आईडी को डिफाइन करने के लिए हैश सिंबल का उपयोग करके इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिंक में देखे थे, लिंक टैग में HTML के अंतर्गत, तो आपको क्लास और आईडी दोनों बताया था मैंने। ठीक है, दोनों में अंतर देख लिया हमने। चलिए इनका उपयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम सीधे हमारे वेब पेज के अंदर, मतलब जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है जिसमें हमको कोडिंग लिखना है। तो यहाँ देखिए, ये तो आपके बहुत सारी चीज़ें हो गई। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी? ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग देख लेते हैं। ये H2 हमने उपयोग करे हैं। हम एक बात कर लेते हैं, H1, H2, H3, ये क्या हो गया आपका? ग्रुपिंग। मतलब ये तीनों के लिए हमने उपयोग करे हैं एक ही स्टाइल शीट। जैसे हमने करली ब्रैकेट लगाया, जो भी अंदर लिखेंगे वो किस में काम आएगा? इन तीनों में। चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? कुछ भी चीज़ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आउटलाइन लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं आउटलाइन। और आउटलाइन में आपको 3 वैल्यू देना होता है। जैसे मान लो आप 5 पिक्सल दे दीजिए, उसके बाद इसको दे दीजिए आप डबल। क्या दे दीजिए? डबल। और यहाँ पे दे दीजिए कलर कौन सा? येलो। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए इसमें भी आउटलाइन आ गई है। चलिए येलो को बदल देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे लाइट ब्राउन या लाइट कोरल इस प्रकार से कर देते हैं। सेव करें तो देखिए इसके आउटसाइड में भी आउटलाइन आ गई है।
सेकंड हेडिंग के आउटसाइड में भी स्टाइल मतलब जो आउटलाइन आ गई है, और थर्ड में भी आउटलाइन आ गई। क्यों? क्योंकि हमने ग्रुपिंग दिए थे। कैसे? H1 H2 H3 दिए थे। अगर मान लो हमने क्या दिए हैं, स्टार, और स्टार लगाकर हमने इस प्रकार से दिए हैं, और यहाँ लिख दिए हमने बैकग्राउंड कलर। क्या देख दिए? बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ लिख देते हैं हम लाइट, क्या लिख लेते हैं, चलिए लाइट ग्रीन, इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टार लगा है, इसका मतलब अच्छा इनमें बैकग्राउंड कलर नहीं भी लेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ सभी का। जैसे देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी वही आ गया। आप CSS स्टाइल है उसमें से भी हम ब्लैक बैकग्राउंड हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका बैकग्राउंड भी वही आ गया। इससे भी बैकग्राउंड हटा देते हैं, कौन सी? H1 से। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ये वाला इससे हटा देते हैं, जो कलर है वो बस रहने देते हैं। तो देखिए ध्यान से, बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, जो हमने दिए। तीनों हेडिंग का कलर भी क्या आ गया, बैकग्राउंड, जो हमने दिए। क्यों? क्योंकि हमने स्टार लगा कर दिए थे। तो इसे यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। ये जो कॉमन लगा दिए इसे बोलते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। ये ज़रूरत कब होती है? जब हमको मल्टीपल जो एलिमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग एक सी चाहिए, उसके लिए होता है ग्रुपिंग। और जब हमें सभी की फॉर्मेटिंग एक सी चाहिए, उसके लिए होता है स्टार। अब यहाँ देखिए एक होता है जैसे हम मान लो फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है, आपको फॉन्ट फैमिली का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। जो डिस्प्ले होता है फॉन्ट, जैसे यहाँ दिख रहा है ये, इसको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट के द्वारा दिखाया जाता है। वो होते हैं आपके कौन कौन से? सैन सेरिफ होता है, सेरिफ होता है, डिस्प्ले फॉन्ट होता है, डेकोरेटिव फॉन्ट जिसे बोलते हैं, एक होता है स्क्रिप्ट या फिर कर्सिव राइटिंग जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ हम फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, क्या? एरियल वाली। एरियल ले लिए और सेव करें, तो आप ध्यान से देखिए इसके स्टाइल बदल चुके। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल में लिया गया है। यूनिवर्सल में जो भी चीज़ें ली जाएगी वो सारी एलिमेंट में, सभी जो वेब पेज में अवेलेबल उनमें अप्लाई हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, स्टार मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर, कॉमा लगा दिए इसका मतलब ग्रुपिंग सेलेक्टर, और नॉर्मल नाम से दिए मतलब द टाइप यानी कि HTML एलिमेंट सेलेक्टर। अब बात करते हैं हम किसकी? ID की। तो अब बताइए मुझे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने H3 में क्या दे दिए? ID, और ID हम दे देते हैं H3 को H, या इस प्रकार से हेड 3 दे दिए। क्या दे दिए? हेड 3। तो इस HTML हेडिंग 3 जो है उसकी ID, उसकी पहचान किससे होगी? हेड 3 से। और ID को डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था हैश का निशान लगाते हैं। इसके अलावा जब आप लेते हैं H4, और H4 में हम दे देते हैं क्लास, और क्लास हम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया है हेड 4। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं, और दिस इज माय फोर्थ हेडिंग। क्या दे देते हैं? फोर्थ हेडिंग। ये देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने एक ID लिए हैं। ID हमको पता है कि एक एलिमेंट की एक ही रहेगी, दूसरे को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, पर क्लास हम जो है बहुत सारे को प्रोवाइड कर सकते। जैसे H4 की क्लास भी हम जो है H4 दूसरी H4 लेंगे, और H4 की क्लास भी हम यहाँ पे दे सकते हैं इस प्रकार से, और दिस इज माय फोर्थ हेडिंग यूजिंग हेड 4 क्लास। ये देखिए यहाँ पे आपको दो हेडिंग हो गई, दोनों की जो क्लास है वो है हेड 4, दोनों की क्या है? क्लास हेड 4। यानी कि क्लास हम एक से अधिक एलिमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, और ID जो है एक एलिमेंट की जो है वो दूसरे को प्रोवाइड नहीं होगी। तो चलिए इनको हम डिफाइन करना देख लेते हैं। नीचे आइए स्टाइल टैग के अंदर हेड में आप आइए नीचे, और आपको डिफाइन करना है पहले ID। तो ID को डिफाइन करने के लिए हैश सिंबल लगाते हैं, और यहाँ लिखेंगे हेड 3, अंदर देंगे, और आपको देना है यहाँ पे वही कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ ले लिए इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेपरेट हम दे देते हैं इसका, मान लो इसका कलर हम दे दिए ब्लैक, और इसका कलर हम दे देते हैं, क्या कलर दे देते हैं? लाइट ग्रीन, या फिर हम दे देते हैं फुल ग्रीन। ये लाइट देखिए ग्रीन येलो दे देते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो हमने CSS लिए हैं, कौन सी? थर्ड वाली, और थर्ड को हमने ID प्रोवाइड करे थे, और ID को डिफाइन किससे कर दिए? हैश से। तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जबकि ये चीज़ें हमारी जो है यहाँ एक्सटर्नल में भी लिखी गई है। देखिए कलर यहाँ पे लिखा गया है, पर बैकग्राउंड कलर, अच्छा कलर हम चेंज करेंगे तो हो भी जाएगा। जैसे कलर क्या करना चाहते हैं आप? येलो कर दीजिए। ये देखिए जैसे हम सेव करेंगे ये काम कर लिया।
तो मुझे बताइए, देखिए एक्सटर्नल में हमने ग्रीन येलो लिए थे, जबकि यहाँ पे उसी का कलर हमने येलो ले लिए, तो वो वाला कलर क्यों यूज़ नहीं हुआ एक्सटर्नल में लिए वाला, यहाँ पे क्यों हुआ वो भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आईडी की बात। आईडी किससे डिफाइन होती है, हैश सिंबल से, बाकी चीज़ें सेम है। और कॉल किससे की जाती है, आईडी से, ठीक है। उसके बाद क्लास लेते, क्लास को हम डिफाइन करते हैं डॉट सिंबल से। कैसे डिफाइन करते हैं, डॉट सिंबल से। और क्या लिए हमने, हेड 4 लिए, क्या लिए, हेड 4। बाकी चीज़ें आपकी सेम है, तो हम बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं इसका, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हम जो है बाकी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आप जो है बैकग्राउंड कलर कोई भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड, ये ले लिए रेड। और कंट्रोल सेव करे, कंट्रोल एस करे, तो देखिए यहाँ दोनों में आ गया है। क्यों, क्योंकि हेड 4 हमने दो जगह यूज़ किए हैं, 4 जगह यूज़ किए तो 4 जगह अप्लाई होगा, हर जगह यूज़ किए तो हर जगह अप्लाई होगा। इसका कलर ले सकते हैं आप, चलिए इसका कलर ले लेते हैं। कलर ले लेते क्या, वाइट ले लेते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे वाइट आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है भाई, इसकी पेडिंग वगैरह ले सकते हैं आप। पेडिंग हम देखेंगे क्या होती है, अंदर से स्पेस को पेडिंग बोलते हैं। 10 पिक्सल, जैसे हमने 10 पिक्सल लिए, देखो ऑटोमेटिक इसकी अंदर से बिट जो है बढ़ गई है, ठीक है, बिट हाइट जो भी है। तो आपको यहाँ पे मैंने सेलेक्टर बताया। सेलेक्टर एक एलिमेंट सेलेक्टर होता है, जो कि जितने भी HTML के टैग है उसके नाम से डिफाइन किया होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ग्रुपिंग सेलेक्टर, जो भी एलिमेंट है, ठीक है, या डिव है या क्लास है, उनको कॉमा लगा हम प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो यूनिवर्सल तो अपने आप में सेपरेट है, पर बॉडी जो आईडी है, क्लास है, इन सबको भी हम ग्रुपिंग के अंतर्गत ला सकते हैं कॉमा लगा। और कॉमा लगा जो भी हम प्रॉपर्टी वैल्यू देंगे वो सब में अप्लाई हो जाएगी। इसे बोलते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर, जितने को देना है। फिर है स्टार। स्टार मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर हमको प्रोवाइड करना है जो भी कंटेंट है उसमें, तो स्टार लगाकर हम प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। हैश के साथ हमने कोई नाम दी है और बाकी चीज़ें डिफाइन की है, तो इसका मतलब होता है ये आईडी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कमेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए दिस इज आईडी सेलेक्टर, ठीक है। और इसको कंट्रोल के साथ हम स्लैश का निशान प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये कमेंट बन जाएगा। कमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें रन नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, और यहाँ लिख देते हैं हम दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, कंट्रोल के साथ स्लैश दबा, ये कमेंट बन गया। और यहाँ लिख दिया अपन ने दिस इज ग्रुपिंग सेलेक्टर, क्या है ये, दिस इज ग्रुपिंग सेलेक्टर, कंट्रोल के साथ स्लैश, ये आपका कमेंट बन गया। इसके बाद नीचे आ गया, तो दिस इज यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। आप पहले भी कमेंट बना सकते हैं लिखने के पहले, मैं लिखने के बाद कमेंट बना दे रहा हूँ। दिस इज आईडी सेलेक्टर, और ये इसका मतलब होता है दिस इज क्लास सेलेक्टर, क्या है ये, दिस इज क्लास सेलेक्टर। इस प्रकार से कंट्रोल के साथ हमने स्लैश दबाए तो आपका जो है ये कमेंट बन गया। जो भी चीज़ें हमको प्रदर्शित नहीं कराना है वेब पेज में, उनको हम कमेंट में लिखते हैं, ठीक है। कमेंट सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन दोनों हो सकती हैं, तो इसी को हम मल्टीपल लाइन में भी उपयोग कर सकते हैं। HTML में भी कमेंट बनाना बताया था मैंने आपको, जैसे मान लो इसको आपको रन नहीं कराना है तो इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ स्लैश दबाओ, ये कमेंट बन जाएगा। पर इसकी कमेंट थोड़ी अलग है, इसमें आपका लेस देन आता है, एक्सक्लेमेशन निशान आता है जो साइन है, ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 से आता है जो, और डबल डैश आता है। फिर आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, और फिर डबल डैश और ग्रेटर देन से बंद कर दीजिए, तो ये चीज़ें आपकी रन नहीं होगी। कंट्रोल एस करके देख लो, यहाँ पे हट गई है। कंट्रोल के साथ यहाँ पे स्लैश दबाओ, इसको सेलेक्ट करके, तो देखिए कंट्रोल सेव करे फिर आ गई। तो इसका मतलब आप कमेंट बना सकते हैं, जो रन नहीं कराना और कमेंट हटाना है तो आप कंट्रोल के साथ स्लैश फिर से। पर ये देखिए नोटपैड में अगर काम करोगे सिंपल, तो वहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा, ये जो स्टार वगैरह सारी चीज़ें। पर आप एडवांस टेक्स्ट एडिटर जैसे कि VS कोड है, सबलाइम है, इनमें आप यूज़ करोगे तो आप कंट्रोल के साथ स्लैश आप उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बाद में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, मैंने अभी आपको सेलेक्टर बताया, सेलेक्टर समझ में आया। देखिए आपको 5 प्रकार के सेलेक्टर मैंने बताया आपको, यहाँ आप देख लिए, देखिए इनको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैं जो ये देखिए यहाँ पे हमने 5 प्रकार के सेलेक्टर देख लिए, आपको ध्यान देना है। पहला होता है टाइप यानी एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा यूनिवर्सल सेलेक्टर, तीसरा क्लास सेलेक्टर, चौथा आईडी, और लास्ट में है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में हम इन सबको कॉमा अलग अलग दे सकते हैं, इसलिए इसे ग्रुपिंग सेलेक्टर बोलते हैं। प्लेसमेंट भी हमने देख लिया। प्लेसमेंट मतलब हम इनलाइन, अच्छा यहाँ पे देखो आपको 3 स्टाइल शीट नज़र आ रही, पर हमने एक ही, जैसे मान लो आपको मैं उदाहरण बताता हूँ,
ये हो गया आपका क्या H1, ये क्या हो गया आपका H1। H1 के लिए हमने इनलाइन में भी कलर दे दिए, इंटरनल में भी कलर दे दिए और एक्सटर्नल में भी कलर दे दिए। तो इनलाइन में हमने मान लो क्या दिए हैं रेड कलर, ठीक है। इसमें हेड में मतलब जो इंटरनल है उसमें हमने दिए येलो और यहाँ दिए हमने ग्रीन। तो अब मुझे बताइए कि तीनों में प्रोवाइड करे हैं H1 के लिए हमने प्रॉपर्टी रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो कौन सी यहाँ पे काम करेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रेड ही काम करेगी, ये दो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनलाइन में हमने डिफाइन करे, तो इनलाइन सीधे टैग के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। अगर इनलाइन नहीं है तो क्या काम करेगी, येलो यानी कि इंटरनल, और अगर दोनों नहीं है तो ग्रीन काम करेगी। तो इसका मतलब समझ जाइए सबसे ज़्यादा पावरफुल जो स्टाइल सीट है वो हो गई आपकी इनलाइन, दूसरे नंबर पे इंटरनल, तीसरे नंबर पर एक्सटर्नल। समझ में आया? तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपको जो बहुत सारे ग्रुपिंग के लिए आपने उपयोग करे हैं और उसके लिए सेपरेट देना चाहते हैं तो आप इंटरनल में दे सकते हैं और इनलाइन में दे सकते हैं, अगर आप डिफरेंट चाहते हो तो, ठीक है। कमेंट मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। अब बात करते हैं मेजरमेंट यूनिट की, एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे आप कोई चीज़ की विड्थ लेते हो और विड्थ लेने के बाद आप क्या करते हो कि भाई आप उसकी विड्थ देना चाहते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। तो 100 पिक्सल ना देकर आप उसको 100% ऐसे दे सकते हैं। तो आपका परसेंटेज, अब ये पूरी जो विंडो है, ये जो पूरी विंडो है इसका साइज़ कितना है 100% है, हाइट भी कितनी है 100% है, उसमें से आप 40% 50% जो भी देना दे सकते हैं। सेंटीमीटर में आप दे सकते हैं 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आपको 2 सेंटीमीटर, ये देखिए मार्जिन वगैरह जो भी देना। EM जो है रिलेटिव होता है, पिछले फॉन्ट को तुलना में ये बढ़ाता है, डबल करता है, टेबल करता है, जो भी करता है, ठीक है। तो हर एक EM का मतलब होता है 12 PT, जबकि हम PT में देते 12 PT बहुत बड़ा साइज हो जाता है, जबकि हर एक EM का मतलब 12 PT होता है। एक होता है इन, मतलब इंच होता है, ठीक है। जैसे आप इंच इस प्रकार दे सकते हैं। एक मिलीमीटर होता है जिसे MM से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए MM इस प्रकार हो सकता है। वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग इसके लिए यूज़ होता है। PC मतलब पिक्स होता है, ठीक है। ये देखिए 12 पॉइंट के बराबर होता है ये भी। और यहाँ पे देख सकते इस प्रकार दे सकते हैं PT मतलब ये देखिए ये भी पॉइंट, ये पिक होता है, ये पॉइंट होता है, एक होता है पिक्सल। तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे पिक्सल को और दूसरा यूज़ करेंगे परसेंटेज को, ठीक है। परसेंटेज कहाँ यूज़ होता है, जब आपको विड्थ वगैरह देना किसी चीज़ की वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इनका यूज़ हम करेंगे एक एक करके बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर आप देख सकते हैं, हमने अभी कलर उपयोग करे कि नहीं बताइए मुझे। कलर हम नॉर्मली यहाँ ऐसे उपयोग कर ले रहे हैं, जैसे आप कलर देते थे, आप टेल, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी है वो दे सकते हैं। तो कलर आप ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए इस प्रकार से हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है, हेक्स कोड, और इसका शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड आप इस प्रकार दे सकते हैं 3 कैरेक्टर में। शुरुआत किससे होगी, हैश से। यहाँ भी शुरुआत किससे होगी, हैश से। यहाँ 6 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर मतलब RGB, 2 कैरेक्टर R के यानी रेड के, 2 कैरेक्टर आपके ग्रीन के और 2 कैरेक्टर आपके ब्लू के, ठीक है। तो RGB शॉर्ट कोड। इसी प्रकार आप जो है RGB फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, जैसे RGB रेड ग्रीन ब्लू, इसको परसेंटेज में दे दो। तो RGB देने के लिए आपको पहले RGB लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर तीनों की वैल्यू देना होता है, कॉमा लगा लगा। अब वो परसेंटेज में हो सकती है या फिर नंबर्स में हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, RGB में कितने कलर होते हैं, 3, और तीनों कलर का जो है, जैसे R का अगर बात करें 0 से लेकर 255 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 255 और मिनिमम वैल्यू 0। उसी प्रकार ग्रीन का हो जाएगा, ब्लू का हो जाएगा। तो आप 0 से लेकर 255 यहाँ मिक्स दे सकते हैं, परसेंटेज अगर नहीं देना तो। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू यही बताया था मैंने, 0 से लेकर 255 आप कोई भी दे सकते हैं, तीनों को मिक्सचर करके भी कलर बना सकते हैं, तीनों को फुल भी दे सकते हैं, तीनों को 0 भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए आगे देखेंगे हम इसके बारे में। अभी मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आपको बैकग्राउंड में आप कलर लाना देख लिए, हम बैकग्राउंड में इमेज लाना देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम इमेज में काम करते हैं, वेब पेज में चलते हैं। और ये हमने बहुत सारा काम किए, इनको चाहे तो आप जो है हटा सकते हैं। हटा कैसे सकते हैं कि भाई इनको हमको उपयोग नहीं करना है तो आपको सेपरेट, चलिए इनको रहने देते हैं। अभी हम 2-4 और ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो हेडिंग वगैरह है वो हमारी कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है, यूजिंग पैराग्राफ टैग, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इसको ले लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट कर देते हैं।
बहुत सारे पेस्ट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा नीचे जो है टेक्स्ट बन चुके हैं। जब हम यहाँ इमेज लेकर आएंगे तो इमेज में हमारा काम होना चाहिए। तो हम जो है ये क्या है, बॉडी है, बिल्कुल बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी है तो बॉडी में हमको क्या लाना है, बैकग्राउंड इमेज लाना है। चाहे तो आप इनमें भी ला सकते हैं, तो बैकग्राउंड इमेज लाने का मेथड सबका सेम है, हम बॉडी में ले आते हैं। तो बॉडी में कहाँ लाएंगे, ये स्टाइल में ला सकते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टाइल में हम लेकर आएंगे। तो एक्सटर्नल स्टाइल में हम सीधे लिखेंगे बॉडी, और बॉडी में हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे बैकग्राउंड इमेज। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज। देखिए बैकग्राउंड कलर की जगह क्या लिखना है, बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ देना आपको यूआरएल। यूआरएल कैसे देना, डबल कोट के अंदर। अब यूआरएल में आपको उस इमेज को देना है जो आपको यहाँ पे लाना है, पर वो इमेज आपकी इसी फोल्डर में सेव होनी चाहिए जहाँ आपके वेब पेज फाइल सेव है और जहाँ आपका CSS फाइल सेव है। तो चल के देख लेते हैं, देखिए यहाँ इमेज है कि नहीं। देखिए यहाँ इमेज अवेलेबल है, back.jpg है, back.jpg आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम CSS में चलते हैं, माई स्टाइल में, और यहाँ पे यूआरएल के अंतर्गत क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं back.jpg। देखिए back.jpg जिससे हम सेव करते हैं। देखिए आपकी जो JPG फाइल है वो पीछे आ चुकी है, परंतु हम इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दें तो अच्छा है। देखिए हम यहाँ CSS प्रैक्टिस में चलते हैं, और CSS प्रैक्टिस में चल के आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा हमने बैकग्राउंड कलर दिए थे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कहाँ दिए थे बताइए मुझे, हमने यहाँ पे स्टार के अंदर दिए थे क्या। देखिए यहाँ पे स्टार के अंदर बैकग्राउंड कलर दिए थे, तो स्टार को हम जो है कमेंट बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो आ चुकी है, आ गई है। अब बैकग्राउंड में इमेज आई है तो पूरे बैकग्राउंड में आ गई है, जबकि हम चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो, उसके लिए हम चलेंगे कहाँ, CSS में। और इसी की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, व्यू में जाकर, वर्ड रैप तो है हमारा ऑलरेडी, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लो। बैकग्राउंड रिपीट क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट अगर करोगे तो सीधे आपकी एक कोने में पिक्चर आ जाएगी। और देखिए कोने में पिक्चर आ गई है तो देखिए ये देखिए ऊपर जो है वो खिसक जा रही है, जबकि ऊपर ना खिसके। अच्छा, बैकग्राउंड रिपीट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक होता है रिपीट करके एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल में, देखिए आड़े में रिपीट हो गई। और अगर हम एक्स की जगह यहाँ कर देते बाय तो आपकी खड़े में रिपीट होगी, यानी कि वर्टिकल में। देखिए यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही अच्छा, बॉडी में हमने बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं, तो बॉडी का जो कलर है, जिसे हमने ब्लैक कलर लिए हैं, तो इसके कलर को हम दे देते हैं जिसका कलर हमको देना है। जैसे मान लो हमको इसका कलर दे देना है रेड, दे दो, रेड ना देखे आप दे दो, चलिए ब्लू दे देते हैं। ये हमने ब्लू दे दिए, तो हमारा टेक्स्ट भी दिखना चाहिए। ये देखो ये टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। या फिर इसको दे देते हैं हम ग्रीन येलो, इस प्रकार से हम दे देते हैं। देखिए ये दिखने लगा। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के लिए हमने बैकग्राउंड इमेज कैसे लाया, यूआरएल अंदर ब्रैकेट में डबल कोट से जो यूआरएल है वो लिख दिए, किसका, इमेज का। उसको रिपीट करना नहीं करना वो हमारे ऊपर है। अगर हम सिर्फ रिपीट भी लिखते हैं, नहीं भी लिखते तो रिपीट हो जाएगी, ठीक है, तो रिपीट लिख दो। अब हम रिपीट ना लिखकर यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ कर दें नो रिपीट। क्या कर देते हैं, नो रिपीट। ये देखिए कोने में आएगी यहाँ पे। इसके बाद पोजीशन जो है, पोजीशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए पोजीशन यहाँ पे फिक्स्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिक्स्ड। तो आप जब स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करोगे तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करे, नो रिपीट कर दिए। और यहाँ पे हमारा जो है क्या करना है हमको, ये जो है फिक्स्ड हो गया है। पोजीशन कैसी हो गई है, फिक्स्ड हो गई। तो हमने दो प्रॉपर्टी देखे, एक तो इमेज, बैकग्राउंड इमेज, और एक अच्छा बैकग्राउंड कलर हमने ऑलरेडी देख लिए। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ देखिए बैकग्राउंड रिपीट के अंदर तीन चीज़ें आती है। तो रिपीट एक्स में, ठीक है, रिपीट एक्स, रिपीट वाई और नो रिपीट। एक बैकग्राउंड पोजीशन होती है। बैकग्राउंड पोजीशन हम दे सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन में हम जाएंगे तो आपको पोजीशन देना है। जैसे ये देखिए, चलिए इसका जो है बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ देखिए आपको बैकग्राउंड पोजीशन नाम की एक प्रॉपर्टी नज़र आएगी। देखिए ये बैकग्राउंड पोजीशन, और इसको हम कर देते हैं जैसे मान लो 200 पिक्सल, और एक और दे देते हैं 200 पिक्सल। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखो आपको पूरे वेब पेज में चलते, देखिए यहाँ कहीं आ गई है, देखिए ये आ गई है। अब हम दूसरी इमेज लेकर आते हैं थोड़ा, और यहाँ से इनमें जो है हम
इनके स्टाइल शीट को गायब कर देते हैं। चलिए, जो हमने पेज लिए हैं back.jpg को हटा देते हैं और यहाँ से इनमें हमने जो कलर लिए हैं ये हेडिंग में, इसको हम कमेंट बना देते हैं सबको। क्यों? क्योंकि हमको जो बाकी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। इनको हमने कमेंट बना दिए। अब चल के देखें, देखिए यहाँ पे आ गई इसकी पोजीशन आ गई। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम CSS में चलें और यहाँ पे इसकी पोजीशन को, चलिए इसको हम हटा देते हैं, एक पोजीशन हम हटा देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पोजीशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पोजीशन है वो हमने देखिए हटाए हैं, तो 200 पिक्सल इनने ले लिया। अगर इसको हम घटाते हैं, मान लो हम 50 पिक्सल करते हैं, तो देखिए किनारे में पहुँच गया। 50 पिक्सल हम कर देते हैं ऊपर से 50 पिक्सल, तो देखिए ये ऊपर चला गया। इधर से 50, इधर से 50, दोनों तरफ से 50 50। तो ये बैकग्राउंड की पोजीशन होती है। चलिए और देखते हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड का अटैचमेंट। तो देखिए बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट होना चाहिए और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट और बैकग्राउंड अटैचमेंट यहीं पे देख लेते। बैकग्राउंड अटैचमेंट देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है और यहाँ पे कर देते हैं हम फिक्स्ड। देखो अब चलकर हमारे ब्राउज़र में, तो जब आप स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करते थे ये जो बैकग्राउंड है वो आपका यहीं पे स्थिर है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड दिए हैं और उसका रिपीट जो है नो रिपीट करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कंप्लीट वाली दिख रही है। देखिए कंप्लीट एक साथ दे सकते हैं, मतलब कलर भी दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं, रिपीट नो रिपीट एक साथ दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको नहीं लिखना है, तो देखिए मैं सीधे लिख कर बताता हूँ। सीधे आपको बैकग्राउंड लिखना है, एंटर, और आपको URL देना है। URL में आप दे दीजिए ऐसा करके back.jpg। अच्छा दूसरी इमेज लेकर आते हैं, वो इमेज आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम एक ले आते हैं HTML JPG, ठीक है। HTML करके JPG इस प्रकार सर्च करते और ये हमारी इमेज ले आते हैं, ठीक है। इमेज आ गई। अच्छा ये इमेज ना ला के HTML लोगो लेकर जा, ये वाला है ना, इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हमारा वेब पेज नाम का फोल्डर PNG फाइल है ना, और यहाँ लिख देते हैं HTML इस प्रकार से। अब हम चलते हैं VS कोड में और यहाँ चल के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हमारी दूसरी आ गई होगी HTML.png आ गई। अब हम यहाँ पे रन करेंगे, कहाँ पे, ये देखिए आ गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो है नो रिपीट हो, तो नो रिपीट कर दिए, देखिए आ गई। जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर भी चले जा रही है, जबकि ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए होता है अटैचमेंट। यहाँ पे हम देखें तो अटैचमेंट कैसा होता है कि भाई आप फिक्स्ड कर दीजिए, डायरेक्ट फिक्स्ड कर सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है, सिर्फ टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर हम इसमें से हटा देते हैं, सबका ब्लैक आ जाएगा। देखिए ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ठीक है। इनके थोड़े से और फ़ॉन्ट यहाँ पे हम जो है कॉपी कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये देखिए, ठीक है। अब हमारे CSS में चलते हैं और वेब पेज में देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर नीचे ये देखिए, ठीक है। पोजीशन भी हम इसी में दे सकते हैं इकट्ठा, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी बैकग्राउंड की शॉर्ट प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है? शॉर्ट प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड लाना आपको समझ में आया। अब यहाँ देख लेते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट फैमिली मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। देखिए फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवर, ऑब्लिक होता है, फ़ॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल कैप्स। देखिए सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत हम जो है क्या ले लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। और फ़ॉन्ट फैमिली में हम ले लेते हैं क्या, जैसे आपको वर्दना वगैरह कुछ लेना है तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्दना फ़ॉन्ट फॉर्मेट आ गया। अगर हम वहाँ टाइम्स न्यू रोमन करते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा। हम फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं, देखिए फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप सबका 40 पिक्सल दे सकते हैं। देखिए सबका साइज़ बढ़ चुका है, बढ़ गया, पर हम यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ नहीं लेंगे क्योंकि सबका हमने डिफ़ाइन कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आपको फ़ॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेगी। तो फ़ॉन्ट स्टाइल कैसी है आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट डैश स्टाइल इस प्रकार लिए। फ़ॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। मान लो आपको इटैलिक करना है तो आप इटैलिक कर सकते हैं। देखिए सभी फ़ॉन्ट इटैलिक हो गए, ठीक है। हम हटा देते हैं, नहीं करना हमको। उसके बाद आप देखेंगे फ़ॉन्ट वेरिएंट में स्मॉल कैप्स दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखिए फ़ॉन्ट वेरिएंट यहाँ लिख दिए स्मॉल कैप्स। जैसे हमने स्मॉल कैप्स करे और रन कराए तो देखिए सभी जो है कैपिटल हो गए पर स्मॉल कैपिटल हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
उसके बाद फ़ॉन्ट वेट भी ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल है, बोल्ड है, बोल्डर है। तो ये फ़ॉन्ट वेरिएंट में हटा देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेरिएंट ले लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आप वेट लेना है, वेट हमने नहीं लिए थे। और यहाँ लिख लेते हैं हम बोल्डर, क्या लिख लेते हैं, बोल्ड या बोल्डर, नॉर्मल भी ले सकते हैं। और रन करा के देखिए सभी टेक्स्ट हमारे बोल्ड में आएंगे, देखिए। अब आगे चलते हैं हम। फ़ॉन्ट वेट हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी कंप्लीट रूप से एक साथ ले सकते हैं, मतलब आपको शॉर्ट फ़ॉन्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी ले सकते हैं जैसे बैकग्राउंड के लिए थे। आगे चलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर हमने देख लिया, टेक्स्ट का डायरेक्शन हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो है ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन हटा देते हैं और बैकग्राउंड वाला भी ऑप्शन हटा देते हैं। फ़ॉन्ट हम देख लेते हैं, देखिए फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको कलर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंतर्गत कलर लेने को मिलेगा। तो कलर हम ले लेते हैं, जैसे सबका कलर हम रेड ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पेज है वो रन होगा तो वो हो जाएगा आपका कलर रेड, ठीक है। इन्हीं में आप देख सकते हैं डायरेक्शन, लेफ़्ट से राइट होता है और राइट से लेफ़्ट होता है, तो दोनों आप दे सकते हैं डायरेक्शन में। लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। लेटर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप सभी के बीच में जैसे मान लो 5 पिक्सल का गैप देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये गैप आ गया। आप वर्ड की स्पेसिंग दे सकते हैं, इसको हटाइए और आप वर्ड स्पेसिंग को आप 5 पिक्सल कर दीजिए और आप देखिए हर एक वर्ड की दूरी बढ़ चुकी है, तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो टेक्स्ट का अलाइन आप निर्धारित कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन लिखे, ये बहुत काम का है। सेंटर, ठीक है, जैसे आपने सेंटर करे तो आप देखेंगे सभी सेंटर में आ चुके हैं, तो ये भी आपका काम का है। उसके बाद आपका देखिए टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट पैराग्राफ को कितनी दूरी में देना, 5 पिक्सल 10 पिक्सल इसमें आप दे देना। जैसे टेक्स्ट इंडेंट 1 सेंटीमीटर, टेक्स्ट अलाइन हमने दे दिया ऑलरेडी। टेक्स्ट का डेकोरेशन नन होता है और एक अंडरलाइन, ओवरलाइन, बहुत सारी चीज़ होती है। तो चलिए टेक्स्ट का डेकोरेशन करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन एक होता है अंडरलाइन, जैसे हमने अंडरलाइन करे तो सब में अंडरलाइन आ जाएगा, आ गया। एक और होता है इसका ओवरलाइन, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसके बाद जो है और प्रॉपर्टी इसकी है, जैसे कि हाँ देखिए अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, ठीक है, और ब्लिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन थ्रो करेंगे तो आपका स्ट्राइक मोड में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। और ब्लिंक वाला जो काम है वो किसी किसी ब्राउज़र में सपोर्ट करता है, किसी ब्राउज़र में नहीं करता, तो यहाँ पे ये नहीं करेगा क्योंकि नहीं आ रहा, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी आपको समझ में आ गई। आगे चलिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसमें आप कैपिटलाइज कर सकते हैं सबको, और आप देखेंगे तो आपको देखिए जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में उसके बाद कैपिटलाइज हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें, अपर केस, देखिए सभी को आप अपर केस कर सकते हैं, जैसे करोगे तो यहाँ अपर केस हो गया, ऐसे लोअर केस कर सकते हैं। साथ ही आप देखोगे टेक्स्ट की शैडो, ये बहुत काम की है। 4 4 8 3 4 वैल्यू इसमें देना होता है, 2 तो मिनिमम होती है, 3 दे सकते हैं, और साथ में कलर। तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट शैडो में देना चाहता हूँ, जैसे मान लो 2 पिक्सल, फिर 2 पिक्सल और फिर 3 पिक्सल, और यहाँ दे दो आप ब्लैक, क्या दे दो, ब्लैक। जैसे आप दोगे तो देखिए शैडो आ चुकी है। टेक्स्ट की शैडो आप दे सकते हैं, जैसे देखिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करते हैं वैसे हम यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट का। इमेज लाना है तो इमेज के लिए बॉर्डर ले सकते हैं, हाइट बिट ले सकते हैं। तो मैंने इमेज लाना आपको बताया हूँ कहाँ पे, HTML में। चलिए एक इमेज लेकर आ जाते हैं, यहाँ पे CSS एग्जाम्पल में चले और आप यहाँ पे एक ले लेते IMG में आप ले लेते SRC लेते हैं, SRC में आप ले लेते क्या, back.jpg, और हम यहीं पे सारी चीज़ डिफाइन करते थे, ठीक है। अभी सेव करेंगे तो हम ब्राउज़र में चलेंगे, देखिए आपकी पिक्चर आ चुकी है बॉटम पे, पर हम इसको मैनेज करना चाहते हैं कहाँ पे, स्टाइल के अंदर। तो आप CSS में जाएंगे, अलग से एक टैग डिफाइन करेंगे IMG डिफाइन करने के बाद आप इसके लिए क्लास ID भी ले सकते हैं, पर हम IMG सिंपल ले लेते हैं। इसकी बॉर्डर दे देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड और रेड, जैसे हमने दिए, और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसकी बॉर्डर आ चुकी है, आ गई। ऐसे इसकी हाइट और विड्थ ले सकते हैं, चलिए इसकी हाइट ले लेते हैं 200 पिक्सल, ऐसे बस। तो आप देखिए 200 पिक्सल, अरे ज़्यादा हो गई, 50 पिक्सल करो, देखिए 50 पिक्सल, और
विड्थ ले लेते, ठीक है, विड्थ ले लेते अपन क्या, मान लो हमने 300 पिक्सल ले लिए, देखिए चौड़ा हो गया। तो ऐसे ही हम जो है हाइट और विड्थ इमेज में निर्धारित कर सकते हैं। लिंक की बात करें तो लिंक हम देते हैं पहले। लिंक में आपको मैं कंप्लीट एक जो मेनू है वो बनाना बताऊंगा। चलिए मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेनू, देखिए आपको देखने को मिल रहा है, देखिए फिक्स्ड भी है। ये मेनू में हम बनाना देखेंगे और उसके बाद हम बॉक्स डिजाइनिंग देखेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा, तो CSS हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो लिंक में हम कंप्लीट देखेंगे। बॉर्डर हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। मार्जिन भी हम देखेंगे बॉक्स डिज़ाइन में, और पेडिंग भी देखेंगे, आउटलाइन भी, डायमेंशन हमने ऑलरेडी देख ली। चलिए हम सीधे डिज़ाइन करते हैं बॉक्स डिज़ाइनिंग। पहले करते हैं बॉक्स, ठीक है, फिर देखेंगे हम नेविगेशन, जैसे ये नेविगेशन बना ना इसको, और हमारा CSS यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एडवांस वेब डेवलपमेंट की, विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सीधे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल और, जहाँ मैंने बॉक्स डिज़ाइनिंग करा था। यहाँ चलें, यहाँ देखिए फर्स्ट में, और इसको हम रन कर देते हैं। और अच्छा, इसमें हमने ये लिंक उपयोग नहीं करे, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं ये नेव हटा देता हूँ, कौन सी, ये नेविगेशन बार में हटा देता हूँ, ये वाला डिप, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। ये जो कंप्लीट है इसको हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ लिख देते हैं H1, दिस इज़ कंटेंट, ठीक। इसकी ये मैंने बॉक्स डिज़ाइनिंग किया था, और अभी आपको करके बताऊंगा कैसे करते हैं। इसको रन करते हैं और ओपन करते हैं। देखिए बॉक्स डिज़ाइनिंग। अब बॉक्स डिज़ाइनिंग क्या होती है, बॉक्स मॉडल या बॉक्स डिज़ाइनिंग CSS के अंतर्गत ये कैसे करते हैं, और साथ ही ये हम जो नेविगेशन है वो कैसे बनाते हैं, डिव का उपयोग करना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं एक एक करके। चलिए CSS प्रैक्टिस में ही चलते हैं। एक नया पेज बना लेते हैं हम। नया पेज क्यों बना लेते हैं, थोड़ा सा मतलब हमारी आसानी के लिए। Ctrl+S करते हैं और इसका नाम करते हैं बॉक्स मॉडल .html। क्या कर देते हैं, बॉक्स मॉडल .html। जैसे हम यहाँ जाएंगे और इसको बंद कर दिए, हम यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ले आते हैं। सेव तो है हमारा, इसको हटा देते हैं और इसका जो टाइटल है वो कर देते हैं बॉक्स मॉडल। क्या कर देते हैं, बॉक्स मॉडल। अब यहाँ मुख्य रूप से क्या चीज़ें होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम चलते हैं MS वर्ड में, और MS वर्ड में चलने के बाद हम यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे न्यू बना लेते हैं। अब देखिए बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है, आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो आप जो है यहाँ पे शेप लाते होंगे। जैसे ये शेप लाया आपने, ये शेप ड्रॉ करे, ठीक है, ये शेप है, इसकी बॉर्डर वगैरह आप सब बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बॉर्डर दिए, बॉर्डर कितने के दिए, ये सारी चीज़ें। इसी के अंदर आपको एक और शेप लाना है, तो आपको कैसे लाना है, इससे कम चौड़ाई होगी, बाहर वाले से कम चौड़ाई होगी। उसने कितनी जगह लिया है, पेडिंग कितनी है, मार्जिन कितनी है, पेडिंग मतलब अंदर से गैप, मार्जिन मतलब बाहर से गैप। तो मार्जिन और पेडिंग कितनी है वो ये डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे मान लो येलो ले लिए, ठीक। उसके बाद हमने और शेप लिया है यहाँ से, ये देखिए, मतलब जैसे जैसे हम अंदर शेप डिज़ाइन करते जाएंगे, बॉक्स बनाते जाएंगे, उसकी विड्थ और हाइट कम होते जाएगी, सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होते जाएगी। कितनी कितनी कम होगी वो हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसका कलर हम कर देते हैं और कोई, ये देखिए मान लो इसकी चौड़ाई है 100%, तो इसकी 80% रहेगी, इसकी 70% रहेगी, और अंदर जो भी डिज़ाइन होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ पे चौड़ाई इनकी घटते जाएगी। तो यही काम हमको किस में करना है, यही काम हमको करना है किसमें, CSS में। तो चलिए बनाते हैं एक एक करके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक डिव ले लेते हैं। डिव का मतलब होता है डिवीज़न, क्या होता है, डिव। और इसकी ID हम दे देते हैं, ID इक्वल करके हम दे देते हैं मेन डिव। क्या दे देते हैं, मेन डिव। और मेन डिव को हम एक प्रकार से कुछ भी बनाएंगे उसके पहले हम इसकी स्टाइल डिफाइन करते हैं। यहीं पे स्टाइल डिफाइन करेंगे, यहीं पे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम स्टाइल। इंटरनल स्टाइल में हम काम कर रहे हैं, चाहे तो आप एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कैसे डिफाइन करें, ID से, और नाम क्या है, मेन। तो ID का मतलब होता है हैश, और नाम क्या है, मेन। आप डिज़ाइन करना चालू कर दीजिए। तो सिंपल सी बात, इसकी हाइट और विड्थ क्या रहेगी। चलिए इसकी हम सबसे पहले ले लेते हैं विड्थ। क्या ले लेते हैं, विड्थ। विड्थ मान लो इसकी देते हैं हम 500 पिक्सल। क्या देते हैं, 500। और हाइट कितनी देते हैं, हाइट आप दे दो, ये इसको भी दे दो, चलो इसको दे देते हैं 400 पिक्सल। क्या दे देते हैं, 400 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं,
बैकग्राउंड कलर देना तो दे सकते हैं, नहीं देना तो मत दीजिए। इसका हम सीधे दे देते हैं बॉर्डर। क्या दे देते हैं? बॉर्डर। बॉर्डर हमने देखे 5 पिक्सल बॉर्डर, और इसका रहेगा सॉलिड। सॉलिड के बाद अच्छा 5 पिक्सल की जगह आप 10 भी कर सकते हैं, 10 कर दीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा। बॉर्डर आप ले लीजिए इसकी ब्लू। ठीक है, इतना लेने के बाद इसको हम सीधे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए ये बॉक्स बन चुका है। कैसे बना है हमने? डिप से। इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है तो आप क्या ले लो, 300 पिक्सल ले लो। देखिए हाइट ठीक है। अच्छा, इसका एक और चीज़ें होती है मार्जिन, या फिर एक और होता है फ्लोट। फ्लोट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम अगर इसको लेफ़्ट करते हैं तो देखिए ये लेफ़्ट में दिखेगा, अगर हम इसको राइट करते हैं तो ये क्या होगा, राइट में दिखेगा। दोनों चीज़ उपयोग कर सकते हैं, हालांकि इसका उपयोग अभी नहीं है। ठीक, हम दे देते हैं मार्जिन। तो मार्जिन 4 प्रकार से दे सकते हैं। मार्जिन एक लेफ़्ट दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे आप लिख सकते हैं। पर आपको चारों तरफ से बराबर देना है तो आप क्या कर दो, आप जो है इसकी मार्जिन कंप्लीट दे दो। ऐसे आप मार्जिन दे दो 50 पिक्सल इस प्रकार से। तो देखिए ये थोड़ा सा इधर खिसक गया। 50 की जगह आप दे दो 100 पिक्सल। क्या दे दो? 100 पिक्सल। तो देखिए ये और इधर खिसक गया। 100 की जगह आप चाहे तो 120 या 130 दे सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। चलिए 130 दे देता हूँ यहाँ पे, 130, और यहाँ पे देखिए ये हो गया, सेंटर पे आ गया। ऊपर से देना है मार्जिन टॉप से, तो हम यहीं पे कैसे कर सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मार्जिन हमने कंप्लीट दे दिए 130, पर हम मार्जिन सीधे लेफ़्ट से देना चाहते हैं। ये मार्जिन कैसे देना चाहते हैं? लेफ़्ट से। देखिए मार्जिन लेफ़्ट से, और एक मार्जिन हम दे देते हैं टॉप से। मार्जिन टॉप से दे दीजिए कितनी, 50 पिक्सल। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये 50 पिक्सल। देखिए थोड़ा सा नीचे आएगा, पर 50 में ज़्यादा हो गया है, वो 20 पिक्सल कर दीजिए। देखिए अब ठीक है। तो इसके अंदर हमको एक और डिप लेना है, पर क्या वो 500 पिक्सल का रहेगा क्या? नहीं, वो थोड़ा छोटा रहेगा। अब कितना छोटा रहेगा वो हमको पता करना है। कैसे? देखिए आपने क्या दिए हैं, 500। 500 में से आप जो है अंदर पेडिंग वगैरह जो भी है सारी चीज़ लेते उसको घटा दीजिए। पर हम दूसरी डिप लेते हैं। दूसरी डिप कैसे? इसी के अंदर डिप लिए, और इस डिप की आईडी का नाम क्या कर देते हैं, सब डिप। ठीक है, या फिर इसको सब बस कर दीजिए और ब्रैकेट लगा के एंटर। और इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी बताइए मुझे? ये सारी प्रॉपर्टी होगी, ये सारी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होगी। ठीक है, मेन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, सब। बिट्स इसकी 500 नहीं रहेगी, घटा दो, थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा सा कम कितना करें अब बताइए मुझे? थोड़ा कम, जैसे 500 है तो इसको 480 करके देखते हैं। क्या कर देते हैं? 480 पिक्सल। और 300 है तो 300 की जगह 280 पिक्सल। और बाकी चीज़ें जो ब्लू है, ब्लू को कर दो रेड। क्या कर दो? रेड। बाकी चीज़ें आपकी ठीक है। चलिए देखिए बाहर क्यों निकल कर आ गया है, क्योंकि इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ से मार्जिन लेफ्ट है, तो मार्जिन हमको यहाँ पे हटा देना है। अब मार्जिन लेफ्ट से आप चाहे तो 10 पिक्सल दे सकते हैं। तो देखिए 10 पिक्सल दिए थे, 10 पिक्सल इधर हो गया। और टॉप से दिए तो ये दोनों मार्जिन आप हटा दो, किसमें से? दूसरे में से। देखिए अब क्या हो गया, आपका फिट आ गया। आ गया, पर आपको फिट नहीं लाना, आपको इसको 460 करना है। क्या करना है? 460 करना है, और 260। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है जगह बच गई है। तो हम एक और काम कर सकते हैं ना, हमने आउटलाइन सीखे थे। क्या सीखे थे? आउटलाइन। तो आउटलाइन में हम दे देते हैं यहाँ पे कितना, 10 पिक्सल। आउटलाइन 10 पिक्सल, चारों तरफ से 10-10 आ जाएगी। कैसी रहेगी? सॉलिड। और कलर क्या रहेगा? लाइट कलर कोई ले लेते, लाइट कोरल करके, और सेमीकोलन लगा बंद कर दो। तो देखो अब जरा, ये देखो आउटलाइन आ गई है, पर हमको इसमें मार्जिन भी देना पड़ेगा। अब मार्जिन ना दें तो आप सिंपल सी बात है, इसको क्या कर सकते हैं, आप मार्जिन ना देखे आप दे दो पेडिंग। क्या दे दो? पेडिंग। पेडिंग दे दो 10 पिक्सल। देखो जरा आप, जब हमने पेडिंग दिए 10 पिक्सल तो ये देखिए आउटसाइड से उनने हटा दिया है। तो हम इसकी विड्थ को और कम करेंगे। मान लो हमने 50 कर दिए और इसको भी 50 कर दिए। तो ध्यान से देखो अब जरा, ये देखो अब पेडिंग हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो पेडिंग आप 20 कर दो। देखो जरा, ये देखो ठीक है, अभी बढ़ते जा रहा। पेडिंग को आप अगर घटा देते हो और अगर 0 कर देते हो, ठीक है, जैसे मान लो इसको हम घटा देते हैं, तो देखिए ये ठीक। तो हम अभी आउटलाइन नहीं देंगे। क्या करेंगे? आउटलाइन नहीं देंगे। ये अंदर रहना चाहिए, जो हमारा बॉक्स है वो अंदर रहना चाहिए।
और इसकी विड्थ भी क्या रहनी चाहिए, मान लो इसकी हमने ली 480, इसकी भी लिए थे 280, तो अब देखो फिट आ गया। अब नेक्स्ट जो बॉक्स है वो हम बनाते हैं कैसे, हाँ देखिए एक और डिप लेते हैं, एक डिप और ले लेते हैं इसके अंदर। उस डिप को हम क्या कर देते हैं, उस डिप का साइज़ हम जो है मतलब उसकी आईडी, यहाँ पे उसकी आईडी हम कर देते हैं इनर, क्या कर देते हैं इन या इनर, इस प्रकार से हम जो है इनर इस प्रकार से इसकी आईडी कर देते हैं और इसको बंद कर दिए। और यहाँ हम नॉर्मली क्या लिख देते हैं H1, क्या लिख देते हैं H1, या फिर हम लिख देते हैं SSW एजुकेशन, ये हमने लिख दिए। तो सेव करें तो देखिए आ गया, पर हमने ये बॉक्स की फॉर्मेटिंग नहीं की है, तो इस बॉक्स की फॉर्मेटिंग कैसे होगी, उसका नाम हमने लिए हैं हैज़ करके इनर, और अंदर हमको डिज़ाइन करना है क्या, इसकी विड्थ लेना है। विड्थ आप कम लोगे, कैसे, ये 480 है तो इसका होगा 460, क्या होगा 460 पिक्सल। हाइट की अगर बात करें तो 260, ठीक है। ऐसे ही बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर आप क्या लोगे 10 पिक्सल, और सॉलिड की जगह इसका ले लोगे येलो, ठीक है। ये सेव करें तो देखो अंदर एक और बॉक्स बन गया। तो ऐसे आप एक के अंदर एक बॉक्स बना सकते हैं। अच्छा, उनकी पेडिंग वगैरह देना, जैसे ये SSW चिपक कर आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें पेडिंग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, पेडिंग दे दो 20 पिक्सल। तो देखो आपको ध्यान देना होगा, पेडिंग जैसे दी हैं तो 20 पिक्सल दिए हैं, तो चारों तरफ से 20 आप घटाना पड़ेगा, तो आपकी कितनी कम हो जाएगी, तो आपकी हाइट और विड्थ यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे 460 की जगह 440 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे 240 कर दो, तो देखिए कम हो गया। और कम करना पड़ेगा, 240 की जगह आपको 230 कर देते, और इसको कर देते हैं हम क्या, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आते जाएगा। और करना पड़ेगा 220 कर दो, क्योंकि चारों तरफ से 20 घटेगा। तो अब देखिए सही आ गया। इसी के साथ ही अगर हम आउटलाइन देते हैं, चलिए आउटलाइन देकर दिखाता हूँ। आउटलाइन अगर देते हैं हम 5 पिक्सल, ठीक है, और सॉलिड करते हैं, ठीक है, और कलर जो है कोई भी कर दो, कलर आप जो है चॉकलेट कलर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है आउटलाइन ले लिया, पर आउटलाइन के लिए आपको इसकी जो हाइट और विड्थ है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इसकी पेडिंग को हम जो है बढ़ा देते हैं, ऊपर वाले के पेडिंग को हम कर देते हैं क्या 5 पिक्सल, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा पेडिंग जब बढ़ाए हैं तो ऑटोमेटिक ये इन्होंने जो है अपने गैप को बढ़ा दिया है। तो सिंपल सी बात है, 5 यानी 20 कम करना पड़ेगा, ये 60, 5 का 4 भागों में करे तो 20 हो जाता है। तो अब देखिए ज़रा, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद इसकी पेडिंग भी तो देना पड़ेगा, ऊपर वाले की इसकी पेडिंग भी देना पड़ेगा हमको। सभी के पेडिंग आप दो, सभी के पेडिंग 5 पिक्सल दो। जब हमने 5 पिक्सल यहाँ पे बढ़ाए तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ऊपर वाले से गैप आ गया। और जो गैप आया है वो उसमें हम जो है इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। किसकी, अच्छा हाइट और विड्थ यहाँ पे 70 कर दो, क्या कर दो 70, इसकी भी 70, ठीक है। तो आप देखने को मिलेगा, देखिए चारों तरफ से बराबर, पर जो अंदर वाला है वो मिसमैच हो रहा है। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, आप जो है इसका 10 कर दो और इसका भी 10 करके देखो, ठीक है। देखो ज़रा आ गया, बिल्कुल आ गया। और कम करना है तो आपको ऊपर वाले में पेडिंग को, देखिए यहाँ पे आपको पेडिंग को मेंटेन करना है, मार्जिन को मेंटेन करना है। तो आप जैसे जैसे पेडिंग मार्जिन मेंटेन करोगे, आउटलाइन इसकी भी दे सकते हैं हम, किसकी, ऊपर वाले की। जैसे इसकी आउटलाइन देना है और चॉकलेट की जगह हम क्या दे देते हैं, सीधा हमने प्रेस करे ये वाला, तो देखो ज़रा इसकी भी आउटलाइन आ गई। तो हम इस प्रकार एक डिप के अंदर दूसरा डिप, दूसरे डिप के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हम बॉक्स मॉडल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, तो मैंने बहुत सारे बॉक्स लिया था, तो आप ऐसे ही मैंने सिंपल बताया आपको कि 1-2 कैसे लिए, ऐसे आप बहुत सारे जो है आप बॉक्स ले लेकर अपना बॉक्स मॉडल बना सकते हैं। बॉक्स मॉडल बनाने के लिए हमने क्या करें, हर एक को हमने यहाँ पे आईडी डिफाइन करे, उनके लिए मार्जिन और पेडिंग डिफाइन करे, हाइट विड्थ डिफाइन करे, आउटलाइन, ठीक है। तो ये हमने देखे, और हर एक डिप के अंदर दूसरा डिप लिए और उनको आईडी प्रोवाइड करे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेविगेशन बनाने की। तो ये नेविगेशन बनाना कैसे, आपको मैं सिंपल जो है एक बता देता हूँ। आपने लिस्ट टैग तो पढ़ा ही होगा HTML के अंदर, तो हम एक न्यू बनाते हैं और न्यू बना के हम इसको सेव कर देते हैं nav2.html, navigation2.html। सिंपल हम एक स्ट्रक्चर ले आते, ये स्ट्रक्चर लिया हमने,
और इस स्ट्रक्चर में हम जो है सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव लेते हैं। क्या लेते हैं? एक डिव लेते हैं। और डिव के अंदर आपको पता है लिस्ट बनाने के लिए आपको यूएल या ओएल लेना पड़ता है। और एलआई जो लेते हैं हम किस लिए लेते हैं? आइटम को दर्शाने के लिए। और ए टैग हम लेते हैं किसके लिए? हम एक प्रकार से उसमें लिंक करने के लिए। लिंक हमने दे दिए, नॉर्मली हम कोई भी लिंक दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे देते हैं नेप1, ठीक है, .html। और यहाँ हम दे देते हैं जैसे होम के नाम से बनते हैं हमारे टैब, ठीक है, ऐसे हम कॉपी कर देते हैं 4। और होम के बाद आता है अबाउट, अबाउट के बाद आ जाएगा एक प्रकार से गैलरी, और गैलरी के बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट। जब आप ये बनाकर सीधे रन करते हो, जैसे मान लो मैंने रन करा, तो आपका इस प्रकार से नेविगेशन बनता है, दिख रहा है? ये बनता है, पर ये ऐसा आना चाहिए हॉरिजॉन्टल में। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसके लिए स्टाइल डिफाइन करना है, इसके लिए स्टाइल डिफाइन करना है, और इसके लिए 3 चीज़ों के लिए आपको स्टाइल डिफाइन करना है। और वो करेंगे हम कहाँ पे? हेड टैग के अंदर। स्टाइल टैग लिए इस प्रकार से, और यहाँ पे हमको यूएल लगाना है, और यूएल में हमको देना है लिस्ट स्टाइल टाइप। होता है ना, एक डिस्क होता है, स्क्वायर होता है, जो भी, तो यहाँ आपको करना नन। जब आप इतना करोगे तो आपको ऑटोमेटिक देखिए जो है सारी चीज़ें यहाँ से हट गई है। उसके बाद आपको क्या करना है? एलआई के लिए स्टाइल लेना है। एलआई के लिए स्टाइल में कुछ नहीं करना है, आपको टेक्स्ट जो आपका जो है डिस्प्ले, या फिर आप कर दो फ्लोट। क्या कर दो? फ्लोट। और फ्लोट को करना है आपको लेफ़्ट। जैसे आप लेफ़्ट करोगे तो ये जो है सीधे एक एक करके आपके क्या हो गए हैं, मतलब लाइन से आ गए हैं। अब बात होती है इनको फॉर्मेट करने की, तो फॉर्मेट कर लेते हैं। ए को फॉर्मेट करेंगे, सीधे लगाकर हम जो है ए को फॉर्मेट करेंगे। तो एलआई के अंदर ए है ना, एलआई के अंदर ए है, तो ए को फॉर्मेट करेंगे। डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले ब्लॉक में कर दो, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक में कर दो। उसके बाद इसमें हम क्या क्या करेंगे, देखिए मैंने जब यहाँ पे आपको बताया था, मतलब अभी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बहुत सारी चीज़ होती है, मार्जिन, पेडिंग, सब चीज़ें हमको देना होता है। तो हम यहाँ पे इसको सीधे मैं टाइम बचाने के लिए ले आता हूँ। जो नेब हमने बनाया कहाँ गया? नेब2। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए सीधे हम जो इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे। तो देखिए यूएल की मार्जिन आपको 0 लेना है, बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड कलर लेना है, ठीक है, विड्थ आपको क्या लेना है? 100%। और ये पोजीशन वगैरह अभी जो है अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हम हटा देते हैं। तो ऐसा लेंगे तो देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। अब हम लाते हैं किसकी? जो आपका ए टैग था, ए टैग का हम कंप्लीट रूप से यहाँ लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा जो है एक प्रकार से हमने यहाँ पे 14 और 16 जो दिए हैं पेडिंग किसकी? ए की, एलआई का ए की, ठीक। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने दिए हैं। तो जैसे हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। अभी आ जाएगा वो। हमने देखिए यहाँ पे जो है फ्लोट और बॉर्डर जो है वो लिए हैं, इसका कंप्लीट हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए हमारा जो है आ चुका है, मतलब जो बैकग्राउंड है कंप्लीट आ चुका है। किसका? यूएल का। यूएल भी आ गया। लेफ्ट में हमने क्यों करे हैं? इनलाइन में शो कराने के लिए। यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा क्या होना चाहिए? नन। अंडरलाइन आ रही थी वो 9। कलर हमारा वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट का लाइन सेंटर होना चाहिए। पेडिंग हमको पता है तो कलर भी वाइट आ गया, पेडिंग भी पता चल गई हमको। उसके बाद एक दो चीज़ और होती है, जैसे एलआई का जो ए है उसका हावर क्या होना चाहिए, या फिर एलआई में आपको बॉर्डर लेना है तो आपको बॉर्डर क्या लेना है? लेफ़्ट। क्या लेना है? बॉर्डर लेफ़्ट। और बॉर्डर लेफ़्ट में क्या लेना है? जैसे मान लो 1 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड के बाद आपको क्या लेना है? येलो, ऐसा, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा हर एक के बाद क्या हो गया है? लाइन आ गई है, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट में ना लेकर आप क्या ले लोगे? राइट में, तो इस साइड बॉर्डर आ जाएगी। पर ये लास्ट वाले में नहीं रहना चाहिए, तो लास्ट वाले में नहीं रहना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे? एलआई का लास्ट चाइल्ड नाम की क्लास होती है ना, इसमें जो है आपको क्या करना है? लास्ट चाइल्ड में जाके आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से मैं यहाँ लाए और इसको हम यहाँ पे सीधे पेस्ट कर देते हैं, टाइम बचेगा। देखिए
बॉर्डर को नन करना है। तो आप जैसे ही जाओगे देखिए लास्ट में बॉर्डर नन हो चुकी है। अब माउस आवर होना चाहिए, तो माउस आवर के लिए कुछ नहीं करना। मैंने जब आपको HTML में ए पढ़ाया था तो वहाँ पे माउस आवर भी पढ़ाया था, ठीक है। देखिए माउस आवर, और यहाँ हम चले नेप 2 में और यहाँ पे चलते हैं। देखिए LI के अंदर ए है, ए की एक क्लास होती है आवर, और आवर के अंदर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक, ठीक। तो देखिए ऑटोमेटिक देखिए बदल रहा है, बदल रहा है। यहाँ कलर भी कर सकते हैं, जैसे ये कलर मैंने देखो यहाँ दिया था, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही एक एक्टिव नाम की क्लास बनती है, जैसे मान लो डॉट एक्टिव हम रख सकते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर कोई भी, चलिए इसका कलर हम दे देते हैं ब्लू, ठीक है। और एक्टिव को हम कहाँ कॉल कर लेते हैं, ये पहले वाले ए के अंदर, और कैसे कॉल करेंगे, क्लास इक्वल एक्टिव। जैसे हमने सेव करे तो देखिए ये देखिए, ठीक है। पर ये कलर बदलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसको हम उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए LI के अंदर जो ए है नॉट एक्टिव होना चाहिए, मतलब हम चलते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, इसका कलर क्या होना चाहिए, यही हो जाए, ठीक है। चलिए अब ये कलर जो है हमको ब्लू यहाँ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखिए यहाँ लिए थे ना, ये देखिए यहाँ हमने ब्लैक आवर में ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर एक्टिव में भी ब्लैक लिए। चलो यहाँ पे हम ब्लैक ले लेते, यहाँ पे भी ब्लैक और यहाँ पे भी ब्लैक, यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव में भी आपको क्या लेना है, ये आप बदल सकते हैं। चलिए इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्टिव रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये देख सकते हैं जब हम यहाँ कर्सर ले जा रहे हैं तो जैसे होम पे क्लिक करें, देखिए ये देखिए। अच्छा एक और चीज़ होती है कि जब हम टेक्स्ट लिख लेते हैं तो हमारा जो नेविगेशन है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हम टेक्स्ट कॉपी करके ले आते हैं, टाइप करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम चलते हैं यहाँ पे और हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से नेप 2 में, ये नेप 2 में गए, और यहाँ पे हम जो है UL के नीचे यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, चलिए ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, देखिए ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, मतलब टेक्स्ट ऊपर चला जा रहा है, नेविगेशन ऊपर नहीं जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक चीज़ डिफाइन करे हैं, ये देखिए UL के अंदर आप देखोगे तो ये अगर मैं हटा लेता हूँ पूरी चीज़ें, तो देखिए यहाँ पे आपका जो UL है वो इस प्रकार का दिखेगा। पर मैं अगर इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर देता हूँ और टॉप कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिक, और टॉप की जगह हम कर देते हैं अगर बॉटम, क्या कर देते हैं बॉटम, तो देखिए बॉटम पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, आप दोबारा से वीडियो देखिए, 3 बार देखिए और अपने साथ में प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको सारी क्लियरिटी और मिल जाएगी। पर ये CSS का बेसिक ओवरव्यू बताया मैंने और कुछ बेसिक चीज़ें बताया हूँ। हम सही रूप से जो काम करेंगे वो वेब डेवलपमेंट में करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आगे बने रहना है। अच्छा रेगुलर बने रहने के लिए आप जो है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक और चैनल है आप देख सकते हैं, वहाँ छोटी छोटी टिप्स डालते रहता हूँ मैं, अरविंद टिप्स नाम से एक चैनल है उसमें, ठीक है। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे मैं होम पे ही बताऊँ तो यहाँ देखिए नेट में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सारी कोडिंग और जो PDF मैंने बताया आपको वो उसकी सारी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम में, तो आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम भी। और आगे इसी प्रकार से आपके लिए मैं जो है वीडियो लाते रहूँगा, तो आप जो है कंटिन्यू बने रहे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।